बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आगाज करते हैं अपने आज के सेकंड लेक्चर का। ठीक है। 21 फरवरी को हमारा आज सेकंड लेक्चर हो रहा है इस हवाले से। ठीक है। और आज हम देखेंगे उसी प्रीवियस वाले में हमने ना, आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन वही बात है कि आप तीन हो, फिर जो बाकी 30 आएंगे उनका क्या करेंगे। तो हमने खैर पिछले क्लास में हमने देखा था कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के मेन पिलर्स क्या हैं और वो कैसे मैप होते हैं सिक्योर सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के हवाले से। ठीक है। मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी थी, वो आप लोगों को पता होगा कि क्या होती है। बट वो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो हम लोग सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ऐसी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं कॉन्फिडेंशियलिटी की, कि जब आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, नंबर वन, या आप उसको वेरीफाई कर रहे हो, लाइक उसकी पेन टेस्टिंग कर रहे हो, तो आप किन एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान दोगे और उसको देखोगे कि क्या ये कॉन्फिडेंशियलिटी वाइज सिक्योर है कि नहीं है, कि चीज़ों का अलग। तो इन्हीं चीज़ों को हम आज भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। आज हम देखेंगे कि किसी भी सॉफ्टवेयर के सिक्योर डिज़ाइन के हवाले से वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे लिटरेचर में मिलते हैं, और अ, उनका हम अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या सॉफ्टवेयर रिव्यू में, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर का सिक्योरिटी रिव्यू कर रहे हो या ऑडिटिंग कर रहे हो, तो कैसे ख्याल रख सकते हो। ठीक है। तो यही सारी बातें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, जो सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी है ना, वो तीन मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर मुहित होती है। ठीक है। सबसे पहली चीज है सेशन मैनेजमेंट, देन है एक्सेप्शन मैनेजमेंट, और देन आता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ठीक है। तो इन तीनों को हम वन बाय वन जरा रिव्यू में लेते हैं कि ये क्या होते हैं। वैसे सेशन मैनेजमेंट का आप लोगों को आइडिया है कि क्या होता है। ठीक है। सेशन क्या होता है कि हम लोग लाइक जीमेल में लॉगिन करते हैं, तो हमारा एक सेशन बन जाता है जीमेल के साथ। जब हम जीमेल को अपना यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं, तो जीमेल हमारी वाली मेल्स हमें दिखाता है। ठीक है। ये नहीं होता कि आप देख रही हैं तो उमर की मेल्स आपको नजर आना शुरू हो जाए। और जब तक आपका वो सेशन मेंटेन रहता है, तो इवन अब वो डिपेंड करता है कि आपने सेशन की ऊपर क्या सेटिंग की हुई है। तो शायद आप जब ब्राउजर बंद कर दें या लॉग आउट का बटन दबा दें, तो आपका सेशन किल हो जाएगा, आपको फिर दोबारा से ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है। अ, अगर आपका सेशन प्रोलॉन्ग हो, सेव किया हुआ हो, तो वो अगली बार भी जब आप ब्राउजर खोलोगे तो आपका सेशन वहीं पे होगा। लेकिन वो सेशन है। अब सेशन अगर ना हो तो क्या होगा। हो सकता है आप लॉगिन करें, अगर आपके सॉफ्टवेयर में सेशन मैनेजमेंट सही तरह से नहीं हुई भी, तो आपने लॉगिन किया तो क्या पता उमर की मेल्स आपको नजर आना शुरू हो जाए, आपकी मेल उमर को नजर आना शुरू हो जाए, तो ये एक गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। तो सेशन मैनेजमेंट एक बड़ा अहम किरदार अदा करती है कि जो यूजर ऑथेंटिकेट हो रहा है, जब तक वो ऑथेंटिकेटेड है, उसका वो सेशन मेंटेन्ड है, तब तक उसके ऊपर सारी की सारी अ, वो रेलेवेंट चीजें चलती रहें। सॉरी, स्लाइड सेशन वाली ये है। अच्छा, वो सारी चीजें चलती रहें जो उसको एक्सेस है सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है। अगर वो फॉर एग्जांपल अटेंडेंस की हमने पिछले वाले उसमें एग्जांपल दी थी, तो जब मैंने लॉगिन किया है तो जो मेरा सेशन है उसमें मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क करने की मेरे पास प्रोविजन होनी चाहिए। जब आप लोगों ने लॉगिन किया है तो आप लोगों को सिर्फ देखने की प्रोविजन होनी चाहिए। ठीक है। स्टूडेंट ने किया है, अगर मैनेजमेंट ने किया है तो वो तीन चार और काम कर सके, ताकि वो देख सके कि किसकी अटेंडेंस 80% से शॉर्ट हो रही है, किसका क्या वो है रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है। तो सेशन बेसिकली हमारे डिजाइन के अंदर, वालेकुम अस्सलाम, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। इसके साथ ही एक्सेप्शन मैनेजमेंट। ठीक है। हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई फ्लॉ रह जाता है। वो लॉजिकल भी हो सकता है, वो प्रैक्टिकल भी हो सकता है कोडिंग के हवाले से। ठीक है। और जब वो फ्लॉ कंडीशन अकर होती है, ठीक है। बेटा अपना एक दरवाजा जरा एक अच्छा बंद करो। अच्छा, तो अगर किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई फ्लॉ अगर होता है, तो उस वक्त आपका जो सॉफ्टवेयर है वो उस फ्लॉ को सिक्योरली हैंडल कर ले, और ऐसी स्टेट में अपने सॉफ्टवेयर को लेके जाए कि जहां पे कोई बंदा उस स्टेट को मिस यूज ना कर सके, सिक्योर स्टेट में लेके जाए सॉफ्टवेयर को। ठीक है। इसको हम आगे देखेंगे कि सिक्योर स्टेट क्या होती है। इसकी आप सिंपल सी एग्जांपल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने, हमने पिछली बार कैलकुलेटर की एग्जांपल डिस्कस की थी, कि अगर उसके अंदर आपने लैब के अंदर, कि अगर आपने कैलकुलेटर का एक सॉफ्टवेयर बनाया और आपने उसको डिवीजन बाय जीरो के इशू को हैंडल नहीं किया, तो जब भी यूजर दो फिगर्स देते हुए सेकंड वाली फिगर में जीरो देगा, तो एक सॉफ्टवेयर का एरर अकर हो जाएगा। अब अगर तो आपने उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया हुआ था, तो आपका मे बी सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए। ठीक है। हो सकता है कि वो किसी और स्टेट में चला जाए जहां पे उसके वेरिएबल्स वगैरह या उसके अंदर की जो कोडिंग है वो ओपन हो जाए।
तो आप क्या करेंगे कि आप उसके ऊपर एक्सेप्शन हैंडलिंग करोगे कि आप कहोगे कि इफ सेकंड वैल्यू इज जीरो, देन शो अ मैसेज टू द यूजर कि भाई ये सेकंड वाली वैल्यू में आपने जीरो नहीं देना अगर आप डिवीजन का ऑपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। और उसके बाद वो वापस अपने जीरो स्टेट के ऊपर जो आपके सामने कैलकुलेटर की मेन स्क्रीन आ रही होती है जिसके ऊपर आप नंबर देते हैं उसमें चला जाए। तो इस तरह से ये होगा कि आपका जो सिलसिला है वो किसी गलत वे में नहीं जाएगा, ठीक है। इसके लिए हमारे लिए नॉर्मली पॉसिबल तो नहीं होता कि हम सारी की सारी एक्सेप्शन को पहले से जहन में ले आएं और उसको फिर कंट्रोल भी करें एक्सेप्शन मैनेजमेंट के थ्रू। लेकिन आपने ये जरूर ख्याल करना होता है कि आप जितनी पॉसिबल आपके बनाए हुए सॉफ्टवेयर में एक्सेप्शन अगर हो सकती हैं उस डोमेन में जिस डोमेन में सॉफ्टवेयर काम कर रहा है आप उनको हैंडल कर लें। और उसके बाद कुछ ना कुछ जर्नल एक्सेप्शंस को भी इस तरह से हैंडल कर लें कि अगर किसी जगह पर एक्सेप्शन मेन वाली किसी स्पेसिफिक टाइप से पकड़ने से रह जाती है तो एटलीस्ट आपका वो जो जनरल एक्सेप्शन मैनेजर है वो उसको पकड़ ले, उसके बाद वो जो सिस्टम है उसको एक सिक्योर स्टेट के ऊपर वापस लेके आए, ठीक है। यही काम अगर आप दूसरे वे से देखते हैं कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं हैं, आप सॉफ्टवेयर की ऑडिटिंग कर रहे हैं, तो आपने वो सारे वेज देखने हैं कि जहां पे आप मतलब अगर आपके सामने एक कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर आ गया जिसको आपने रिव्यू करना है, तो आप क्या करोगे कि आप उसके अंदर इस तरह की उल्टी सीधी इनपुट्स देके फजिंग करके देखोगे कि क्या किसी खास इनपुट के ऊपर ये सॉफ्टवेयर क्रैश तो नहीं होता, कोई एबनॉर्मल बिहेवियर तो नहीं शो करता, और क्या इस डेवलपर ने वो सारी एक्सेप्शंस को प्रॉपरली अपने सॉफ्टवेयर को कोड करते हुए हैंडल किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। अगर नहीं किया हुआ तो आप उसको रेज कर दोगे कि आपका सॉफ्टवेयर जब इस तरह की इनपुट देते हैं तो क्रैश कर जाता है, किसी नॉर्मल स्टेट में चला जाता है, तो आप इसकी भी एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लें। तो यानी कि आप चाहे साइबर सिक्योरिटी ऑडिटर ऑफ द सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये दोनों एक्सपेक्ट के आप इन चीजों को ना देख रहे होगे, ठीक है। इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट आती है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ये होती है कि आप जब सॉफ्टवेयर बना लेते हो तो उसके बाद उसको चलने के लिए कुछ खास तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लाइक अगर आप पाइथन की बात करो तो पाइथन में अगर आपने प्रोग्रामिंग की भी हो तो आपको शायद इल्म होगा कि पाइथन की बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती हैं जो कि आपने अपने उस प्रोग्राम में यूज की भी होती हैं, ठीक है। तो आपके पास तो वो आप पिप इंस्टॉल करके आगे उसकी रेलेवेंट वो देके उसको इंस्टॉल कर लेते हो और उसके बाद उसकी रेलेवेंट चीज़ों को यूज भी कर लेते हो। लेकिन जब ये एंड यूजर के पास जाएगा तो वहां पे भी तो वो चीजें इंस्टॉल होनी चाहिए तभी ये वाला मतलब प्रोग्राम चलेगा। सिंपल पाइथन इंस्टॉल करने से तो नहीं चलेगा। तो उसके लिए जो नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए टूल यूज हो रहा है कि हम एक रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट की फाइल बना देते हैं, ठीक है। उस रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट में इन्वायरमेंट में जितने भी इस तरह की एक्स्ट्रा आपने चीजें इंस्टॉल की हुई होती हैं आप उनको ऐड कर देते हो। वो रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट की फाइल जो होती है एक स्टैंडर्ड है पाइथन के साथ, वो आप आगे एंड यूजर को जब आप सॉफ्टवेयर डिलीवर करते हो तो भिजवा देते हो। तो वो ये करता है कि वो सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट की फाइल के अंदर जो भी वो प्रॉपर एक सेंटेक्स में वो नाम दिए हुए होते हैं उनके थ्रू वो चीज़ों को इंस्टॉल कर लेते हैं। देन जब वो आपका सॉफ्टवेयर चलाता है तो वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा होता है। इसी तरह से जावा जो होती है जब उसकी पैकिंग करते हैं तो वो अपनी रिक्वायर्ड चीज़ों को डिपेंडेंसीज को उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड कर देती है। सेम वे एग्जीक्यूटेबल अगर आप बनाते हैं डॉट नेट के अंदर, तो उन कॉन्फ़िगरेशंस का रिकॉर्ड रहना भी बड़ा ज़रूरी है। यानी कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आपने इंश्योर करना है कि जो मेरे सिस्टम को ठीक तरह से मेरे बनाए हुए सॉफ्टवेयर को ठीक तरह से रन होने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं उनकी आपने कॉन्फ़िगरेशन को किसी जगह पे स्टोर करना है, उसका ख्याल रखना है, उसके स्पेसिफिक वर्जन नंबर का ख्याल रखना है, और वो साथ जब भी आप कहीं पे प्रोवाइड करें आपने देनी भी है। तो इसी तरह से कुछ खास तरह की कीज होती हैं, बाज़ का कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं जो आपके सॉफ्टवेयर को रन होने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो भी आपके डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए ताकि जब भी आप किसी जगह पे अपने सॉफ्टवेयर को रन करवाने की कोशिश करें तो वो एरर दे के चलना बंद ना हो जाए, बल्कि आपकी सारी चीज़ें उसके साथ अकॉर्डिंगली हैंडल हो रही हों। अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि आपने सॉफ्टवेयर की ऑडिटिंग करनी है एज ए साइबर सिक्योरिटी पर्सन, तो उसमें आपने इन सारे एस्पेक्ट्स को सबसे पहले देखना है कि आपके पास अगर कोई सॉफ्टवेयर आता है रिव्यू के लिए तो आप कहेंगे ओके फाइन, इसकी सबसे पहले तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के हवाले से डिटेल दो ना कि ये आपने इंस्टॉल करना है तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और इस तरह की सारी आप देखोगे कि वो चीज़ें सॉफ्टवेयर में साथ प्रोवाइड की गई हैं कि नहीं की गई। अगर नहीं की गई तो आप इसके ऊपर एक ऑडिट ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर डेवलपर ने इस सॉफ्टवेयर के साथ जो रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनकी डिटेल्स नहीं प्रोवाइड की भी, जिसकी वजह से जब आप ये सॉफ्टवेयर किसी को देंगे इंस्टॉल करने के लिए तो ऑटोमेटिकली उसको मुश्किल भी पेश आ सकती है। और हो सकता है कि कोई चीज़ ऐसी हो जो फॉर द टाइम बीइंग जरूरत ना पड़ रही हो, आपका सॉफ्टवेयर इजीली इंस्टॉल हो गया, चलना भी शुरू हो गया, लेकिन वन फाइन मॉर्निंग जब उस यूजर ने वो स्पेसिफिक फंक्शन एक्टिवेट करने की कोशिश की उस सॉफ्टवेयर के अंदर जिसके लिए वो चीज रिक्वायर्ड थी जो कि अभी इंस्टॉल नहीं हुई भी आपके सिस्टम में, तो आपका सॉफ्टवेयर उस वक्त एरर दे देगा। ठीक है ना, तो इस तरह की चीजें भी चल रही होती है। तो इसके ऊपर जो
नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते हैं उसके ऊपर तो डेवलपर की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जो एंटरप्राइज लेवल के सॉफ्टवेयर होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ अब आपका कॉमसेट्स है, इसके अंदर प्रॉपर एक आईटी का डिपार्टमेंट बैठा हुआ है। तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि उनके जितने भी ये एलएमएस वगैरह चल रहा है, स्टूडेंट के हवाले से चीज़ें चल रही हैं और उनके सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, इनकी वेबसाइट चल रही है, तो उसके लिए जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं कन्फिग्रेशन के हवाले से, उनके पास इनका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह आप फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लो किसी बैंक की, लाइक अल्फलाह बैंक है। अब अल्फलाह बैंक का पूरे पाकिस्तान में लाइक 300 प्लस ब्रांचेज होंगी, तो उनके ऊपर एक उनका प्रॉपर सिस्टम चल रहा है कि आप एक ब्रांच में बैठ के कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, वो रियल टाइम में किसी और ब्रांच के अकाउंट में या किसी अक्रॉस द बैंक किसी और अकाउंट में आपने को मनी ट्रांसफर की तो यहाँ से कट जाएगी, वहाँ ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इस सारे सिस्टम के हवाले से अब एक नई ब्रांच खुलती है, उस नई ब्रांच में आपने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना है, तो उसके लिए आपके पास वो पूरी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि जब ये वाला सॉफ्टवेयर में नई ब्रांच में जाके इंस्टॉल करवाना है तो उसके लिए फला 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 जो चीज़ें हैं ये उस ब्रांच के कंप्यूटर्स में इंस्टॉल होनी चाहिए, फला फला प्लग इन इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। हमारे इस सॉफ्टवेयर को सिक्योरली रन करने के लिए ये चार तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपने एंड यूजर के ऊपर लगानी है। जब उनका लॉगिन हो तो उसको ये चीज एक्सेस हो, ये चीज एक्सेस ना हो। तो इस तरह से वो सारी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के हवाले से आपकी वो चीजें सारी मैनेजमेंट के हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटी में चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये सारा तो एक छोटा सा ओवरव्यू था कि आपने सेशन मैनेजमेंट कर लेनी है, आपने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कर लेनी है, इसी तरह से आपने तीसरी चीज थी एक्सेप्शन मैनेजमेंट कर लेनी है, ठीक है। ये तो एक सिंपल सा है कि सॉफ्टवेयर को एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए सिक्योरली आपको इन दो तीन चीज़ों की ज़रूरत है, या आपने अगर उस सॉफ्टवेयर की ऑडिटिंग कर रहे हो तो आपने इन दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना है। लेकिन इसे हट के देखा जाए तो ये सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना और सिक्योरली डिज़ाइन करना ये इतना आसान काम नहीं है। जैसे कि सॉफ्टवेयर बनाने में और एक एंटरप्राइज ग्रेड का सॉफ्टवेयर बनाने में आपको काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपकी पूरी टीम बैठी होती है, कुछ रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर रहे होते हैं, कुछ फ्रंट एंड डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, कुछ बैक एंड डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, कुछ जो है उसकी प्रॉपर कोडिंग कर रहे होते हैं, कुछ उसकी टेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो ये एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर्ड तरह का काम है। तो इन सारी एस्पेक्ट्स के हवाले से कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो कि डिफरेंट एरियाज के ऊपर मुहित करते हैं, जो हमने सारे नाम लिए हैं कि कोई डिजाइन कर रहा होगा, कुछ सिस्टम एनालिसिस कर रहा होगा, कुछ उसकी वो डाटा फ्लो डायग्राम्स बना रहा होगा, ठीक है। तो वो सारे प्रिंसिपल जो हैं वो अपनी इस सारे जो हिस्ट्री है हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, उससे छन के फिल्टर होकर हमारे सामने आए हैं और उन्होंने इफेक्टिव रिजल्ट्स शो किए। कुछ और चीजें थी जो ग्रेजुअली इतनी इफेक्टिव साबित नहीं हुई तो सिस्टम में से आउट हो गई। तो कुछ चीजें हैं जो कि अभी हमारे लिए जरूरी हैं कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करें सिक्योरली तो उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। नंबर वन, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन बात है और किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हुए कमर्शियल एनवायरनमेंट में बहुत जरूरी है, वो है कि आपने सबसे पहले तो अपनी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना है और उतनी ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है जितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसकी एग्जांपल हमने पिछली बार भी दी थी कि अगर आपका सिस्टम है जिसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन है जिसकी वर्थ है 1000 रुपीज, ठीक है, अगर वो कंप्रोमाइज हो जाती है तो आपकी कंपनी को 1000 रुपीज का लॉस होगा। तो क्या आप उसके ऊपर ऐसा सोल्यूशन एंटीवायरस का इंप्लीमेंट करेंगे जिसकी प्राइस है 1 लाख? नहीं करेंगे। क्यों? कि वो 1 लाख रुपए का खर्चा करके आप जिस चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसकी तो अपनी वर्थ अगर वो लूज हो भी जाती है तो वो 1000 रुपीज है, नॉट मोर देन दैट है। तो ऑटोमेटिकली आपने बहुत हाई फाई सिक्योरिटी नहीं लगा देनी, ठीक है। फिर सिक्योरिटी सिर्फ पैसों की मद में नहीं होती, आपकी रिपुटेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहा होता है कि आपका, फॉर एग्जांपल हम सब लोगों के बैंक अल फलाह में अकाउंट है और किसी वजह से पता चलता है कि बैंक अल फलाह का सिस्टम कंप्रोमाइज हुआ है। भले ही वो कुछ भी ना हुआ, उससे कोई नुकसान ना हुआ हो, मतलब हैकर ने वहां पे इंट्रूजन की हो और वो पहले लेवल पे ही पकड़ा गया हो, वो आपके सिस्टम में घुस भी ना सका हो। इवन देन जो नॉर्मल पर्सन है वो तो कहेंगे अच्छा बैंक अल्फला का सिस्टम पे अटैक हो गया, हो ये तो बड़ा खतरनाक है, ये ना हो कि मेरे पैसे ही सारे जो मैंने वहां बैंक अल्फला में अपने अकाउंट में रखे हुए हैं वो मतलब वो गायब ना हो जाए। तो मैं यूं करूंगा कि मैं वो पैसे निकाल के किसी और बैंक में ट्रांसफर करवा लूंगा, ठीक है। तो जस्ट रेपुटेशन जो होती है ना वो भी बसा औकात आपको बहुत ज्यादा माली नुकसान दे जाती है कि आपका सिस्टम में हैक कामयाब भी नहीं होता, लेकिन उसकी वजह से आपकी जो थोड़ी सी मार्केट में डिफेमेशन हो जाती है, उसकी वजह से आपके बिजनेस को काफी सारे लॉसेस फेस करने पड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने अपना सबसे पहले तो ये वाली चीज अपने सिक्योरिटी को डिजाइन करते हुए सॉफ्टवेयर के लिए देखनी होती है कि आपके सॉफ्टवेयर की एक्चुअली सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं क्या। अगर वो उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई हैकिंग की अटेम्प्ट होती है, आपका कोई डाटा लॉस होता है या आपका डाटा कंप्रोमाइज होता है, तो उससे आपके फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स क्या आ सकते हैं।
और उसके साथ एक तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो आपने देखनी होती है कि क्या आपकी कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है। अगर स्टेट बैंक ने बैंक्स को कहा हुआ है कि आपने एक्स वाई जेड काम जरूर करना है, तो फिर वहां पे तो ये बात नहीं हो सकती कि अगर हम ये नहीं करते या करते हैं तो उस पर खर्चा ज्यादा आ रहा है और अमाउंट जो है उसके अगेंस्ट लॉस की वो कम है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को तो आपको हर हाल में फुलफिल करना ही करना होता है। उसके अलावा जो बाकी रिक्वायरमेंट्स है वो आप असेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ आपकी गुड रेपुटेशन एंड अदर एस्पेक्ट्स, और उसके मुताबिक आप डिसाइड करते हैं कि हमारे सिस्टम के लिए क्या सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है और क्या वो सिक्योरिटी अवेलेबल है कि नहीं। अगर आप ऑडिटिंग कर रहे हो किसी सॉफ्टवेयर की तो ऑटोमेटिकली आप इस एस्पेक्ट से देखोगे कि आप सबसे पहले तो उनकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस ऑफ द सिक्योरिटी का डॉक्यूमेंट लोगे उनसे, और उसके अगेंस्ट असेस करोगे कि क्या ये जो रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट जो इस सॉफ्टवेयर पे सिक्योरिटी लगाई गई है वो पूरी कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर उसमें कोई गैप होगा तो आप एनालाइज करके उनको आइडेंटिफाई करवा दो कि देखिए आपकी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट तो ये थी, इसमें से 8 तो फुलफिल हो रही हैं, लेकिन ये दो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट स्टिल आपकी जो है अभी तक फुलफिल नहीं हुई, तो इसके लिए आप मजीद कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करें। सेकेंड चीज जो आपके सॉफ्टवेयर के डिजाइन में या आपके सॉफ्टवेयर की ऑडिटिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो आपने देखना होता है कि प्रिंसिपल ऑफ द लीस्ट प्रिविलेज। आपने किसी यूजर को उतनी ही प्रिविलेज अपने सॉफ्टवेयर के अंदर देनी है जिसकी मदद से वो अपना रिक्वायर्ड काम को फुलफिल कर सके। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने अपनी लैब में बैठ के सिर्फ असाइनमेंट्स के लिए कोई प्रोग्रामिंग करनी है, आपने कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर आपके अकाउंट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव राइट टू इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर नहीं होने चाहिए। ठीक है। इसी तरह अगर कोई यूजर है उसने बैठ के फॉर एग्जाम्पल सिर्फ वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट पे काम करना है, तो उसको लाइक मीडिया प्लेयर या मीडिया एप्लीकेशन चलाने की इजाजत उसके अकाउंट में नहीं होनी चाहिए। उसकी दो वजूहत हो सकती हैं, एक तो ये कि अगर वो मीडिया प्लेयर पे अगर कोई सॉन्ग्स वगैरह सुन रहा होगा तो एक तो वो ऑफिस का टाइम जाया कर रहा होगा, ठीक है, जिस टाइम में वो उसे काम करने के लिए ऑफिशियल कंप्यूटर दिया गया। और दूसरी बात ये कि मीडिया फाइल की आड़ में कोई वायरस टाइप चीज भी आ सकती है जिसकी एक्सटेंशन तो उन्होंने MP3 बनाई हुई हो या MP4 बनाई हो, बट उसके अंदर कोई वायरस हो। तीसरी चीज ये भी हो सकती है कि वो जो मीडिया प्लेयर की एप्लीकेशन है आपकी वो भी इंस्टॉल ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके सिस्टम में रिक्वायरमेंट नहीं है ना इस तरह के काम में। अगर वो इंस्टॉल होगी तो ऑटोमेटिकली आपका रिस्क फैक्टर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कल को आपको विंडोज के मीडिया प्लेयर की कोई वल्नरेबिलिटी आए, तो अगर आपका मीडिया प्लेयर इंस्टॉल ही नहीं होगा तो आपका सिस्टम उस वल्नरेबिलिटी से सेव रहेगा। लेकिन अगर आपने मीडिया प्लेयर इंस्टॉल किया हुआ है तो उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी आती है तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम उस वल्नरेबिलिटी के थ्रू हैक हो सकेगा। ठीक है। इसी तरह से सेपरेशन ऑफ ड्यूटी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये थोड़ा सा ऐसा कंसेप्ट है जो कि आप बाहर व्यू नहीं कर सकते, इसके लिए आपको थोड़ा सा डेप्थ एनालिसिस करना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि देखिए कंप्रोमाइज तब होता है कि जब आप मल्टीपल एस्पेक्ट्स के जो रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स एंड राइट्स हैं वो एक ही बंदे को दे दें। ठीक है। जैसे इसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म यूज होती है, हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस की थी, वो थी इनसाइडर अटैक की। ठीक है। तो आप सब लोगों को इनसाइडर अटैक की टर्म क्लियर है? अच्छा, तो फिर हम आपसे पूछ लेते हैं कि इनसाइडर अटैक क्या होता है। ठीक है। आप बताओ बेटा, इनसाइडर किस किस तरह से अटैक कर सकते हैं अपनी कंपनी को, एक दो एग्जांपल। हम्म। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब उसको फायर ना भी करें तो उसके कोई और भी मोटिवेशन हो सकते हैं, लाइक उसको कोई फाइनेंशियल गेन मिल रहा है, कोई आपकी राइवल कंपनी है वो उसको पैसे वैसे देती है कि यार तुम जरा अपनी कंपनी के सीक्रेट्स हमें बता दो, तो इनसाइडर जो वो है वो अटैक आपके ऊपर कुछ ना कुछ कर सकता है और उसके पास चूंकि प्रिविलेजेस भी होती हैं। अब इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक पर्सन है, वो आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है और वो कोई गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है, और आपने अपने सिस्टम में प्रॉपर लॉगिंग इंप्लीमेंट की हुई है, लॉग्स बन रहे हैं चीज़ों के, तो उसको भी पता होगा, जाहिर है वो इनसाइडर है तो उसको पता होगा कि हमारी कंपनी में लॉगिंग इंप्लीमेंट हुई हुई है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो अगर उसको लॉग वाले जो सिस्टम है उसके ऊपर भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस है तो वो क्या करेगा कि जो भी उसने गड़बड़ करनी है वो करेगा, और करने के बाद वो उधर से लॉग का भी चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स उसके पास है तो वहां से वो लॉग भी क्लियर कर देगा। तो हमें लॉग्स के अंदर भी डिटेल नहीं आएंगी क्योंकि उस सिस्टम ने लॉग तो किया होगा कि इसने कोई खास तरह की एक्टिविटी की है। फॉर एग्जाम्पल उसने एक फाइल है वो यूएसबी पे कॉपी की है, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल यूएसबी यूज करना अलाउड नहीं था,
तो जो ही वो यूएसबी अपने किसी सिस्टम में लगाएगा तो वो लॉग में आ जाएगा कि फलां सिस्टम के ऊपर यूएसबी लगी है। लेकिन अगर उसी बंदे के पास जो लॉग वाला सिस्टम है उसकी एक्सेस भी है एडमिनिस्ट्रेटिव, तो वो क्या करेगा कि वो यूएसबी लगाएगा, डाटा कॉपी करेगा, यूएसबी निकालेगा, उसके बाद लॉग वाले सिस्टम में जाएगा, वहां से अपने सिस्टम के लॉग्स में से वो एंट्री उड़ा देगा कि जिसपे वो लिखा हुआ आ रहा होगा कि यूएसबी यहाँ पे लगी हुई थी। ठीक है, तो इसके हवाले से अगर आपने सेपरेशन ऑफ द ड्यूटीज की हुई है कि आपने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को सिर्फ नेटवर्क की डिवाइसेस का राइट्स दिया हुआ है, आपका जो आईटी ऑपरेशंस वाले होते हैं उनको आपने इंस्टॉलेशन वगैरह के हवाले से राइट्स दिए हुए हैं कि आप किसी सिस्टम में जो जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकें, और जो आपका सिक्योरिटी मैनेजर है या सीम मैनेजर है उसके पास वो राइट्स है कि वो लॉग्स को रिव्यू कर सकता है, क्लियर कर सकता है और चेंज कर सकता है। तो अब क्या होगा कि अगर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो ऑटोमेटिकली वो जो लॉग वाला है उसके पास वो लॉग आना शुरू हो जाएगा। तो अब आपका एक बंदे के कंप्रोमाइज के ऊपर डाटा लीक नहीं हो सकता, अब आपको एटलीस्ट उसको भी साथ में लाना पड़ेगा, जो कि एक मुश्किल काम है कि एक ही वक्त में आप दो बंदों को कंप्रोमाइज करें। ठीक है, तो इसकी वजह से इनसाइडर अटैक का जो खतरा है वो निस्बतन थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसके बाद एक और टर्म है, और ये एक मशहूर रियलिटी है कि आप कभी भी 100% या फूल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो जाएंगे। हो सकता है आपकी सिक्योरिटी आज बहुत 100% फिट हो आपके एनवायरनमेंट के लिहाज से, लेकिन कल को एक नई वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोज होती है और वो आपके सिस्टम में मौजूद है तो आप फिर से वल्नरेबल हो जाएंगे। तो इसकी वजह से जो सिक्योरिटी का पोस्चर होता है वो डिफेंस इन डेप्थ पे चलता है। इसको दूसरे मायनों में या दूसरी टर्म में लेयर डिफेंसेस भी कहते हैं। लेयर डिफेंस का मतलब ये है कि चूंकि हमें पता है कि हमारी सिक्योरिटी कभी भी 100% नहीं हो सकती और हमारा सिस्टम कभी भी हैक हो सकता है, हमारा सॉफ्टवेयर कभी भी हैक हो सकता है, तो आप अपने सिस्टम में मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करें सो दैट अगर कोई पर्सन जो हैकर है और आपके सिस्टम पे अटैक कर रहा है, आपके सॉफ्टवेयर को अटैक कर रहा है, तो वो जब एक लेयर को किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट करके आगे आए तो आगे दूसरी डिफेंस की दीवार खड़ी हुई हो। ठीक है, उसको किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज करके आता है तो आगे तीसरी दीवार खड़ी हुई हो। इसकी एग्जांपल आप यहां से देख सकते हैं। देखिए, हमारा ये कॉमसाइट्स का नेटवर्क है, अगर किसी बंदे ने यहाँ पे एक्सेस करना है तो सबसे पहले जब वो कोशिश करेगा यहाँ पे एंटर होने की, तो उसको सबसे पहले नेटवर्क सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल्स है, लाइक आपने कोई फायरवॉल लगाई हुई होगी, ठीक है, आपने यहाँ पे डिवाइस कंट्रोल इंप्लीमेंट किया हुआ होगा कि हर कंप्यूटर आपके इन नेटवर्क से कनेक्ट ना हो सके, ठीक है, या एक्स वाई जेड। तो अगर वो किसी तरीके से आपके इन नेटवर्क सिक्योरिटी के इश्यूज को खत्म करता हुआ आगे आ जाता है तो आगे होस्ट बेस्ड सिक्योरिटी लगी हुई होगी। ठीक है, अगर वो किसी तरह से उस होस्ट वाली सिक्योरिटी को भी खत्म कर लेते हैं तो आपने लॉग्स वाला काम किया हुआ कि चले अगर ये सारी सिक्योरिटी को वो तोड़ के आगे आ गया और उसने कोई गड़बड़ कर भी ली, ठीक है, इसकी हम एग्जांपल अगर उसी यूएसबी वाले केस से लें तो क्या होगा कि सबसे पहले तो आपने कोई एंटीवायरस लगाया होगा जो कि आपके सिस्टम की यूएसबी पोर्ट को ऑफिशियल सिस्टम की ब्लॉक कर देगा, ताकि अगर कोई बंदा चाहे भी तो वो यूएसबी लगाए भी तो वो एरर दे दे और साथ उसकी लॉगिंग भी हो जाए। सपोज उसने किसी तरह से उसका कंट्रोल तोड़ लिया, जब वो आगे आया तो आपने ये किया कि अपने सिस्टम में से आप यूएसबी का ड्राइवर ही अनइंस्टॉल कर दो, ताकि यूएसबी की कोई भी स्टोरेज डिवाइस लगे भी तो चूंकि ड्राइवर नहीं होगा तो वो कह देगा कि यार एक अननोन डिवाइस इज कनेक्टेड विद द कंप्यूटर बट आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दैट थिंग, तो उसके ऊपर कोई डाटा कॉपी नहीं कर सकेगा बिकॉज वो एज ए स्टोरेज डिवाइस आपके सिस्टम में नजर नहीं आएगी। ठीक है, सम हाउ उसने यूएसबी के ऊपर वो ड्राइवर भी ले आया और जब सिस्टम ने प्रॉम्प्ट किया कि देयर इज एन अननोन डिवाइस अटैच विद योर कंप्यूटर, तो उसने उसे कहा कि ओके आई प्रोवाइड यू द ड्राइवर ऑफ दिस थिंग, एंड उसने उसको किसी तरह से ड्राइवर भी प्रोवाइड कर दिया और वो इंस्टॉल होगी। तो इवन देन अब वो जो इंस्टॉल हुई वो उसमें डाटा कॉपी हुआ, ये वाली चीजें आपके सीम ने लॉक कर ली कि एक्स वाई जेड कंप्यूटर के ऊपर 10:25 के ऊपर किसी ने एक यूएसबी अटैच की थी और उस पर ये दो फाइल्स कॉपी की थी। ठीक है, तो अब आप उस लॉक के थ्रू फोरेंसिकली एनालाइज करेंगे कि ओके 10 बजे इस एरिया में इस कंप्यूटर के ऊपर कौन लॉगिन हुआ था, और फिर उससे पूछेंगे कि आपने यूएसबी क्यों लगाई थी और कैसे लगाई थी। तो ये सारी लेयर्ड अप्रोचेस हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि हमने एक्सेप्शन के हवाले से बात की थी, एक्सेप्शन के हवाले से ये वाला प्रिंसिपल सामने आता है कि फेल सेफ मैकेनिज्म, कि जब भी आपके सिस्टम में कोई एक्सेप्शन अगर होती है, आपका सिस्टम फेलियर की तरफ जाता है, तो फेल होते हुए वो किसी सेफ स्टेट पे जाके रुके। ठीक है, यहाँ पे वैसे इन्होंने बायोमेट्रिक्स तो लगाई हुई हैं, लेकिन जो अच्छी फैसिलिटीज होती हैं या आपका जो सर्वर रूम होगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ कॉम सेट्स का, उसका जो एक्सेस है उसके अंदर आने जाने के लिए शायद बायोमेट्रिक लगी हुई होगी। ठीक है, ताकि वो लॉग भी होता रहे और सिक्योरिटी भी हो, तो जिस बंदे को बायोमेट्रिक वहां उस दरवाजे पर रजिस्टर्ड है वही सिर्फ उस दरवाजे को खोल के अंदर जा सकेगा, अदरवाइज
नहीं जा सकेगा। ठीक है, सपोज ये एक मैकेनिज्म उन्होंने लगाया हुआ था लॉगिंग का भी और सिक्योरिटी का भी, और किसी वजह से लाइट चली जाती है, तो अब उसका एक्सेस का तरीकाकार क्या होगा? क्या वो दरवाजा खुला रहे या वो दरवाजा बंद रहे? ठीक है, अगर तो लाइट गई और वो फॉर एग्जाम्पल उसने लॉक वाली जो चीज थी उसको डिसेबल कर दिया, इसका मतलब है कि अब आपका सर्वर रूम हर एरे गैरे के लिए ओपन हो गया, अब कोई भी सर्वर रूम में जा सकता है, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आपका तो सिक्योरिटी फेल होगी। और किसी हैकर ने ये वाला काम करना है, तो सबसे पहले अगर वो क्या करेगा, वो सिंपल उसकी पीछे से पावर की केबल निकाल देगा या तार काट देगा, तो उसका दरवाजा खुल जाएगा और आराम से एंटर हो जाएगा सर्वर रूम में। ठीक है? अगर हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो पक्का लॉक हो जाना चाहिए, ठीक है, और ये अगर लाइट चली गई है तो वो लॉक हो जाए और मतलब दरवाजा खुले ही ना जब तक वो लाइट वापस ना आए और फिर एक्सेस कंट्रोल एक्टिव हो। तो अब क्या हो कि फॉर एग्जाम्पल आपके कॉम साइट्स में आग लग गई, और आपको पता है जब आग लगती है तो बिजली वगैरह डिस्कनेक्ट कर दी जाती है। ठीक है, तो आग लगने की वजह से उन्होंने डिस्कनेक्ट तो कर दी, अब अंदर आपकी कुछ स्टोरेजेस पड़ी हुई हैं जिसके अंदर आपका एक्चुअली डाटा है। तो आप कहते हो कि फाइन अभी आग यहाँ तक तो नहीं पहुंची, लेकिन एहतियातन हम जो है ना इन स्टोरेजेस को निकाल के ले आए, ताकि अल्लाह ना करे कि कल को अगर ये कोई सर्वर रूम को हमारे नुकसान पहुंचता है तो हम उन स्टोरेजेस को वापस लेके जाएंगे तो हमारा डाटा सेव हो जाएगा। लेकिन अब तो आपका दरवाजा ही नहीं खुलेगा, क्योंकि अभी आपके सर्वर रूम तक आग नहीं पहुंची, निचले फ्लोर के ऊपर है, बट उन्होंने चूंकि पीछे से पावर ऑफ कर दिया है, तो अब आपका दरवाजा ही नहीं खुल रहा और वो आप ही का सिस्टम डिजाइन किया हुआ था। तो इस तरह की मल्टीपल एक्सेप्शन होती है, जिसको देखते हुए आप फिर जो है ना ये इस चीज को डिजाइन करते हो कि आपका फेल सेफ मैकेनिज्म होगा क्या, और किसी डिजास्टर के केस में आप फिर इस फेल सेफ को किसी चीज के किसी काम के लिए हर्डल तो नहीं बना दोगे, जैसे ये वाला केस है कि अब आपने स्टोरेज डिवाइस अपने आप को सेव करने के लिए निकाल ली है डाटा को, लेकिन क्योंकि पावर नहीं है तो आपका दरवाजा नहीं खुल रहा, क्योंकि आप ही ने डिजाइन किया था कि पावर चली गई तो दरवाजा पक्का बंद कर दो जब तक पावर आती नहीं है। इस तरह के मुख्तलिफ मैकेनिज्म होते हैं जिसको आपने अपने उसके दौरान में शेडल करना होता है। फिर है इकोनॉमीज ऑफ द मैकेनिज्म। आप जो भी मैकेनिज्म इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो इतनी कंप्लेक्सिटी आपके सिस्टम में ना डाल दे कि उसको फाइनेंशियली या टेक्निकली मैनेज करना ही गड़बड़ हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारे मैकेनिज्म लगा दिए, आपने कहा अच्छा इसके साथ यूपीएस भी लगा देंगे ताकि अगर लाइट जाती है तो यूपीएस से इसको पावर मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, लेकिन अब आप यूपीएस लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से कॉस्ट ऐड होगी ना, क्योंकि यूपीएस लगेगा उसके साथ बैटरीज लगेगी, उसकी इंस्टॉलेशन होगी, देन उसकी बैटरी की रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ रही होंगी। तो ठीक है, अच्छी बात है जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी है, लाइक अगर आपका सर्वर रूम है तो आपको ऑटोमेटिकली इस तरह के सारे एस्पेक्ट्स इंश्योर करने चाहिए। बट आपने ये सारी चीज़ों को ये देखना है कि नंबर एक तो ये कि आप सिस्टम को इतना कम्प्लेक्स ना कर दें। कई बार ये होता है कि जब आप ज़्यादा चीज़ें डालते हैं ना, तो उसकी वजह से आप एक और वल्नरेबिलिटी को अपने सिस्टम में ऐड कर रहे होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर हमारे सिस्टम में हमने मीडिया प्लेयर इंस्टॉल ही नहीं किया हुआ, तो अगर मीडिया प्लेयर की कोई वल्नरेबिलिटी आती है तो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम इफेक्ट नहीं करेगी, बिकॉज हमारी वाली विंडोज में तो इंस्टॉल ही नहीं हुआ हुआ जो ऑफिस की विंडो है। बाकी आपकी पर्सनल विंडोज में इंस्टॉल हुआ होता है तो आपको ऑटोमेटिकली खतरा होगा कि वो वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके आपके पर्सनल लैपटॉप्स में ना घुस जाए। लेकिन अगर हमने इसी तरह सिस्टम के अंदर यूपीएस लगा दिया, तो अब यूपीएस के साथ अपनी एसोसिएटेड वल्नरेबिलिटीज होंगी, तो हमें उसके लिए भी फिर प्रॉपर सिक्योरिटी एनालिसिस करना होगा कि अच्छा यूपीएस के साथ क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। ओके फाइन, हो सकता है कि हमने यूपीएस तो लगा दिया लेकिन इसकी बैटरी को हमने चेक नहीं किया, तो वो थोड़े अरसे बाद वो डिप्लीट होगी बैटरी, तो जिस वक्त लाइट गई तो पता चला कि उसके जाने के 3 मिनट के बाद वो यूपीएस ही बंद हो गया, तो ऑटोमेटिकली आप उसी स्टेट में वापस चले गए कि आपका दरवाजा नहीं खुल रहा, बिकॉज उसके अंदर बैकअप की पावर सिर्फ 3 मिनट की थी, बैटरीज आपने रिप्लेस नहीं की थी। तो इसका मतलब है कि अब आपने उसकी बैटरी के ऊपर भी चेक रखना है, यूपीएस के लिए भी एक पूरा प्रोटोकॉल बनाना है कि वो कैसे चेक होगा, कैसे मैनेज होगा। ठीक है ना, तो इससे आपका सिस्टम मजीद कंप्लेक्स हो गया। पहले आप 10 चीजें देख रहे थे, अब आपने 11वीं चीज अपने सिस्टम में यूपीएस के हवाले से भी ऐड कर ली कि उसको भी आपने रिव्यू करते रहना है मुख्तलिफ एस्पेक्ट के हवाले से। तो इस हवाले से है कि आपने जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगाने हैं, आपने ये ख्याल करते हुए लगाने हैं कि क्या वो सिस्टम में मजीद कंप्लेक्सिटी तो नहीं ऐड कर रहे। अगर वो ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए किसी इशू के दौरान रूट कॉज तक पहुंचना मुश्किल कर देंगे, बिकॉज या उससे पहले भी आपको ड्यूरिंग सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट एनालिसिस आपके लिए एक नई एक चैप्टर ऐड कर देंगे कि आपने अब इस चीज का भी ख्याल रखना है। ठीक है, अच्छा, इसके हवाले से ओके, ये चीजें रखी हुई हैं इसमें। अच्छा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात जो भी हम कर भी चुके हैं कि आपका जिस तरह ओएस है, तो ओएस के अंदर आप जितनी लेस सर्विसेज एक्टिवेट करेंगे, विंडोज में तो नॉर्मली डिफॉल्ट आ रही होती हैं, और आप बंद कर सकते हैं सर्विसेज के टैब में जाके,
लेकिन लिनक्स में तो आप इसको बहुत ज़्यादा फाइन ट्यून कर सकते हैं कि जो आपकी सिर्फ रिक्वायर्ड सर्विसेज हैं वही वाली ऐड हो रही हो। और कल कला को जब हम आगे जाके किसी लैब में अपनी डॉकर्स वगैरह को देखेंगे तो डॉकर ने एक्चुअली यही कंसेप्ट यूज़ किया था कि उसने जितनी भी नॉट रिक्वायर्ड चीज़ें थी उन सबको निकाल के आपको सिर्फ एक स्केल डाउन चीज़ वो देता है जिसके ऊपर सिर्फ आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो चल रही होती है। तो मे बी अगर आप एक नॉर्मल लिनक्स का सिस्टम इंस्टॉल करते तो 4 GB लेता, उसके ऊपर आपने अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल की तो 5 GB हो गया। लेकिन उस 4 GB की लिनक्स में से वो सिर्फ 1 GB की रिसोर्सेज यूज कर रहा था। तो रॉकर क्या करेगा कि वो सिर्फ पूरी लिनक्स के 4 GB में से 1 GB उठाएगा, उसके ऊपर 1 GB आपका ऐड करेगा जो एप्लीकेशन का ओवरहेड है। 2 GB की आपको एक तरह की एक डॉकर का कंटेनर बना के दे देगा। ठीक है ना, हम उसको देखेंगे जब जाके थोड़ा सा प्रैक्टिकली लैब में इसको रिव्यू करेंगे नेक्स्ट किसी फ्यूचर में। तो इस तरह से आप अपने वल्नरेबिलिटी की एक्सपोजर को बड़ा कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ नेटवर्क चाहिए था, आपको जीयूआई नहीं चाहिए था, ठीक है, तो आपने अपने इम्प्लीमेंटेशन में से जीयूआई को खत्म ही कर दिया। ठीक, अब क्या होगा, जीयूआई के अंदर जो 50 चीजें थी, 50 प्रोग्राम्स थे जो आपके सामने जीयूआई बना रहे थे। फॉर एग्जांपल एक आइकॉन्स को कंट्रोल कर रहा होगा, एक वो स्टार्ट मेन्यू को कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है, एक जब आप क्लिक करते हैं तो उसके ये सेक्शन क्या होना है उस चीज को कंट्रोल कर रहा होगा। तो अब आपने जो 50 चीजें अपने इम्प्लीमेंटेशन में से खत्म करवा दी, ऑटोमेटिकली उन 50 चीजों में से किसी की भी कोई वल्नरेबिलिटी होगी तो आपके सिस्टम पे इंपैक्ट नहीं कर रही होगी, बिकॉज आपके सिस्टम में जीयूआई है ही नहीं। ठीक है ना। अच्छा, तो इस तरह से आप जो है ना, आप क्या करते हैं कि आपने अपने सारे सिस्टम की जो, सबसे पहले तो आपने इस हवाले से इसको स्केल डाउन कर दिया, चीज़ों को ख़त्म कर दिया आपने, सिंपल सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स लगा दिए, उनको एनालाइज भी कर लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा वो ये होगा कि आपके डिफरेंट तरह के ऑथेंटिकेशन सिस्टम और फायरवॉल के सिस्टम, लॉगिंग के सिस्टम, ये सारे जो है ना ये इस तरह से चल रहे हों कि एक के फेलियर से आपका पूरे का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, जैसे हमने अभी सर्वर रूम की एग्जांपल ली थी कि अगर आपका सर्वर रूम भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है, सिर्फ आपका वो जो लॉक है, अगर वो फेल होने से पूरे का पूरा सिस्टम ही रुक जाए कि ना आप इन हो सके ना आउट हो सकें, तो ये आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन जाता है। एसपीयूएल की टर्म यूज होती है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर की। ठीक है, तो आपके अपने सिस्टम को इस तरह से डिजाइन करना है कि आपकी एक सिस्टम के फेलियर से किसी और सिस्टम पे इंपैक्ट ना आ रहा हो। ठीक है, ऑल दो आपकी सिक्योरिटी थोड़ी सी लूज होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन स्टिल वो ये ना कर दे कि वो आपके सिस्टम की फॉर एग्जाम्पल कॉन्फिडेंशियलिटी को देखें। अब ये वाला जो तरीका था कि आपका अथराइज एक्सेस होना या अनअथराइज पर्सन को एक्सेस ना होना, ये कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर कर रहा होता है या कोई इंटेग्रिटी इंश्योर कर रहा होता है। हम्म, ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी तो उसने इंश्योर कर दी कि आपकी लाइट चली गई और उसने एक्सेस बंद कर दिया। क्या इससे, इसके अलावा कोई और चीज डिस्टर्ब हुई? कैसे? ठीक बोल रही हो, बोलो हजार। सर्विस अवेलेबल नहीं हुई। अब आपने कोई काम करना है तो अब आप सर्वर रूम में जा ही नहीं पा रहे, तो आपकी अवेलेबिलिटी उससे डिस्टर्ब कर दी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी तो इंश्योर कर ली बट अवेलेबिलिटी खराब होगी ना उसकी वजह से। तो इस हवाले से आपने अपने सिस्टम को इस तरह से डिजाइन करना है कि किसी एक सिस्टम के फेलियर से किसी और सिस्टम की सिक्योरिटी के ऊपर या कोई किसी और पिलर की सिक्योरिटी के ऊपर हर्फ ना आ रहा हो। इसकी बात है ओपन डिजाइन। अच्छा, ओपन डिजाइन ये हमने शायद पिछली क्लास में डिस्कस किया था थोड़ा सा कि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी में कि आपने अपना, हमने कहा था कि हम इंक्रिप्शन एल्गोरिदम लगाते हैं, तो आपने ये नहीं करना कि मैं अपनी कोई स्कीम बना लूं इंक्रिप्शन की और वो इंप्लीमेंट कर दूं और मैं कहूं कि चूंकि ये स्कीम मैंने बनाई है तो ये तो बड़ी अच्छी है, तो मुझे ही पता है, किसी और को पता नहीं है, तो कोई बंदा इसको ब्रेक नहीं कर सकेगा। तो अब इतने ज्यादा मेथड्स आ गए इन चीजों को मैथमेटिकली एनालाइज करने के कि आपकी अपनी बनाई हुई स्कीम बड़ी आसानी से कंप्रोमाइज हो सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया, बाकियों को भी दिमाग दिया होगा। तो कोई बंदा बैठ के सोचेगा कि अच्छा इसने क्या किया होगा, तो उसके जहन में ना कुछ 6-8 सोल्यूशन आ जाएंगे जिसने हैक करना है आपको। ऑब्वियसली हैकर जो होते हैं थोड़ा सा आगे वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो वो कह देगा कि अच्छा इसने कोई अपना मैकेनिज्म बनाया हुआ है ना, तो इस सिनेरियो में एक बंदा क्या कर सकता है, तो उसको पता चल जाएगा कि उसके जहन में 6 या 7 सोल्यूशन आ जाएंगे कि हो सकता है इसने ऐसे किया हो सकता है इसने ऐसे किया हो, या हो सकता है इसने ऐसे किया हो। ठीक है, तो आपने भी यकीनन उन्हीं तीन में से कोई एक पाथ चूज किया होगा।
तो वो पहले वाले पाथ पे जाएगा, उसको पता चलेगा कि नहीं मैंने काफी ट्राई मारी है, सिस्टम हैक नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ये वाला पाथ तो नहीं है। वो सेकंड पाथ पे जाएगा, वो भी नहीं होगा। जब थर्ड पाथ पे जाएगा तो उसको क्लूज मिलना शुरू हो जाएंगे, ओके ये देखो मुझे हल्का हल्का डाटा आना शुरू हो गया है, इसका मतलब है कि इसने ये वाला पाथ चूज किया है। तो मतलब 10 दिन नहीं तो 15 दिन नहीं तो 1 महीने में, लेकिन वो एनालाइज कर ही लेगा कि आपने किस तरह की टेक्निक को यूज किया है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में, साइबर सिक्योरिटी में कुछ स्टैंडर्ड टेक्निक्स या स्टैंडर्ड मेथड्स ही है ना। ठीक है, कोई वो उस तरह का तो मामला है नहीं कि कोई बंदा शुरू करेगा और वो चीज हो जाएगी। ठीक है, तो वो जो अवेलेबल मेयर्स हैं, अवेलेबल कंट्रोल्स हैं, उन्हीं में से वो इंप्लीमेंट हुआ होगा। वो 100 है, 50 है, 10 है, तो पता चल जाएगा कि इन 10 या 50 या 100 में से ही कोई एक इसने यूज किया होगा ना। तो वो ऑटोमेटिकली जब 1 2 3 4 5 6 टेस्ट करना शुरू करेगा, तो एक ना एक दिन वो उस वाले पाथ पे पहुंच जाएगा जो आपने यूज किया। ठीक, इससे बेहतर जो सिक्योरिटी में अब लाइक क्रिप्टोग्राफी ने इस चीज को इम्प्रूव किया, वो ये था कि आपका जो डिजाइन है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, ताकि अगर उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है तो पूरी दुनिया जब उस डिजाइन को इंप्लीमेंट करेगी, रिव्यू करेगी, तो हो सकता है मुझे वो वल्नरेबिलिटी एनालाइज करते हुए नजर ना आए, लेकिन अमेरिका में बैठे हुए किसी बंदे को नजर आ जाए। अमेरिका में बैठे हुए किसी बंदे को नजर नहीं आई तो जापान में बैठे हुए किसी बंदे को वो वल्नरेबिलिटी नजर आ जाए, तो ऑटोमेटिकली वो सबके लिए फ्रूटफुल होगी, क्योंकि सारे एक ही सिस्टम के ऊपर काम कर रहे होंगे। ठीक है, आपने इंश्योर किसी और हवाले से करना है, आपने उसकी इंप्लीमेंटेशन में इंश्योर करना है कि इंप्लीमेंटेशन में कोई फ्लॉ ना हो। अगर डिजाइन में कोई फ्लॉ होगा तो वो कोई ना कोई निकाल के बता देगा कि इस डिजाइन में ये फ्लॉ है। ठीक है, जब आप सबको पता चल जाएगा तो आप सब लोग उस डिजाइन के फ्लॉ को दूर कर लोगे, उसके साथ पैचेस भी आ जाएंगे कि इस डिजाइन में ये फ्लॉ डिस्कवर हुआ है अभी भी, और इसको हल करने का तरीका ये है, तो आप ये वाला पैच अप्लाई कर दिए तो ये डिजाइन सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, तो डिजाइन एक होगा, ओपन होगा, तो सारी दुनिया उस पर R&D कर रही होगी कि इसमें कोई फ्लॉ तो नहीं है। अगर कोई फ्लॉ होगा तो वो डिस्कवर हो जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा। आपने इंप्लीमेंटेशन उसकी सक्सेसफुली ये इंश्योर करना है कि 100% हुई भी हो, ताकि ये ना हो कि उसके अंदर 100 कंट्रोल्स थे, और 100 कंट्रोल्स अगर आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो आपका सिस्टम बिल्कुल ठीक सिक्योर हो जाता है, लेकिन आपने उसमें से 5 कंट्रोल इंप्लीमेंट ही नहीं किए हुए थे, आपसे स्किप हो गए, आपने कहा मुश्किल है बाद में देखेंगे, या अभी इतने पैसे नहीं है नेक्स्ट बजट में देख लेंगे, और पता ये चला कि उन 5 में से किसी एक, चूंकि कंट्रोल इंप्लीमेंट नहीं हुआ हुआ था, तो हैकर उसको यूज करते हुए आपके सिस्टम में आ गया। इसके हम सिंपल एग्जांपल देते हैं कि हम कहते हैं कि पासवर्ड्स अगर आप कम्प्लेक्स रखते हैं और उसका साइज भी 8 या 10 या इससे ज्यादा रखते हैं, और उसमें मल्टीपल करेक्टर्स भी ऐड करवा लेते हैं, तो आपका जो विंडोज है उसका लॉगिन ब्रूट फोर्स के थ्रू आसानी से नहीं हो सकता। हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो विंडोज ने तो ये ओपन डिजाइन है सबके लिए रख दिया कि जी अगर आप अपना ये 4 चीजें इंश्योर कर लेंगे, आपके सिस्टम के पासवर्ड की लेंथ भी 10 या मोर करेक्टर हो या 12 या मोर करेक्टर्स हो, और इसके अंदर मल्टीपल आपने स्पेशल करेक्टर्स और कैपिटल और स्मॉल और 1 2 3 भी ऐड किए हुए हों, तो और वो आपने विंडोज की जो भी रिक्वायर्ड लॉगिन ऑथेंटिकेशन का सिस्टम है उसी के अंदर इंप्लीमेंट किया, वो थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन यूज ना की हुई हो, तो आपका सिस्टम कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। ये विंडोज ने श्योरिटी दे दी। अब आपने कहा अच्छा, और ये आपका रेगुलरली चेंज भी हो रहा हो कि आपके हर 15 दिन के बाद चेंज हो जाए, तो आपने कहा अच्छा ये चलो मैं इंप्लीमेंट तो कर देता हूँ, लेकिन इसमें मैं ना ये मल्टी करेक्टर वाली नहीं करता, क्योंकि स्टूडेंट्स ने मुझे आके शिकायत की थी कि सर हमें तो इतना मुश्किल पासवर्ड होता है, वो पहले रखना मुसीबत होती है, वो एक पासवर्ड रखते हैं वो कहता है नहीं ये तो कम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर रहा, दूसरा रखते हैं नहीं कर रहा, तो सर हम तंग होते हैं तो आप इसको छोड़ दें। तो आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने फॉर एग्जाम्पल उसको उस वाले चेक को हटा दिया कि कम्प्लेक्स पासवर्ड होना चाहिए। अब क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपने, जिन लोगों ने क्रिप्टोग्राफी पढ़ी, अच्छा मुझे समझ नहीं है कि आप लोगों में से कुछ ने क्रिप्टोग्राफी क्यों नहीं पढ़ी, मतलब चॉइस होती है। अच्छा, इलेक्टेड में से वो एक चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब उसमें क्या होता है कि आप ब्रूट फोर्स करते हैं। देखो पासवर्ड क्या होता है, पासवर्ड आपका बंच ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। उन लोगों के लिए जिन्होंने क्रिप्टोग्राफी नहीं पढ़ी, जिन्होंने की हुई है, उनको तो आइडिया होगा। चलो जिन्होंने नहीं पढ़ी मुझे बताओ किसको ब्रूट फोर्स का आइडिया नहीं है, ब्रूट फोर्स अटैक का। पढ़े हुए हैं ना, ठीक है ना। तो अब ब्रूट फोर्स के लिए क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपका 1 डे ब्रेक हो सकता है, बिकॉज आप 8 1 से शुरू हो जाएं तो किसी ना किसी दिन वो पासवर्ड आप जज कर ही लेंगे। ऑटोमेटिकली जब आपने की स्पेस की लिमिट कर दी कि आपने कहा कि ओके कम्प्लेक्स पासवर्ड ना रखे, तो हर बंदा ABCD 1 2 3 इस टाइप की टेक्सचुअल किस्म की चीजों को रखेगा, तो आपकी की स्पेस कम होगी। की स्पेस की वजह से ब्रूट फोर्स का ड्यूरेशन कम हो गया, क्योंकि अब आपने 126 करेक्टर रेस टू पावर वट एवर जो भी बनता है उतने कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं करने, आपने सिंपल 26 रेस टू पावर सम, या 26 टू या 52 होते हैं तो 52 रेस टू पावर सम एस्पेक्ट्स को ही ट्राई करना है अपने पासवर्ड को ब्रूट फोर्स करते हुए। तो इस तरह की चीजों के हवाले से आपने इंश्योर करना होता है कि जो आप फ्रेमवर्क ओपन यूज कर रहे हैं उसको आपने कम से कम फुली इंप्लीमेंट किया हुआ हो।
उसके अंदर कोई फ्लोरा छोड़ा दो, ठीक है। अच्छा। अच्छा, उसके बाद ये चीज जो है थोड़ी सी उसी का उलट है कि अब आपने ये वाला तो काम कर दिया, इसके अंदर आपने थोड़ा सा ये वाला एस्पेक्ट का ख्याल रखना है कि आपकी जो इंटरनल पॉलिसीज हैं, इंटरनल रेगुलेशंस हैं, वो ऐसी ना हो कि वो एक्सपोज हो। देखिए, डिजाइन तो आपने सिस्टम का अपना रख दिया जो भी है, लेकिन फॉर एग्जांपल अब आपका पासवर्ड है, उसकी ऑथेंटिकेशन का कोई मैकेनिज्म था, ऑथेंटिकेशन के बाद अथराइजेशन क्या क्या है, ठीक है। अगर तो मुझे पता है कि यहाँ पे तीन इन लोगों ने रेगुलेशंस बनाए हुए हैं कि एक तो स्टूडेंट का लेवल होगा, एक फैकल्टी का लेवल होगा, और एक एडमिनिस्ट्रेटर वाला लेवल होगा, ठीक है। तो अब अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड में मिल जाती है, तो मैं क्या स्टूडेंट के लॉगिन के ऊपर ब्रूट फोर्स ट्राई करूंगा? किसके ऊपर करूंगा? एडमन वाले के ऊपर। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यार स्टूडेंट से अगर मैंने ब्रेक कर भी लिया तो मुझे कोई खास एक्सेस तो मिलना नहीं है, तो व्हाई नॉट टू गो फॉर द एडमन थिंग, ठीक है। इसी तरह से ना विंडोज में क्या होता था, मैं आपको इसी एग्जांपल देता हूँ लीस्ट कॉमन की, कि विंडोज में ना 100% श्योरिटी थी कि आपका एक एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट होता है, उसका नाम भी हमें पता होता था, एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपकी ना जो हैकर होता है उसकी आधी एफर्ट वहीं खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब उसको यूजर नेम फाइंड नहीं करना, उसने सिर्फ उस एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड फाइंड करना है, तो उसको एडमिन एक्सेस मिल जाएगा आपके सिस्टम के ऊपर, सही है ना। तो ये बड़े अरसे से चलता आ रहा था। तो फिर उसकी कुछ और टेक्निक्स भी थी कि वो फॉर एग्जांपल आप लिनक्स से बूट करवा के उसकी सैम फाइल में जाके उसकी एंट्री को क्लियर कर देते थे, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल यूजर ने लिखते थे एडमिनिस्ट्रेटर और एंटर मारते थे तो आप लॉग इन हो जाते थे। उसका इवन कोड भी जो होता है वो एक फास्ट फिक्स कोड होता था जो पहला यूजर बनता था डिफॉल्ट में। तो अब आपके विंडोज 10 के एनवायरनमेंट में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस एडमिन को डिफॉल्ट पे डिसेबल कर दिया, ठीक है। और जब आप विंडो इंस्टॉल करते हो तो आपसे पूछता है कि आप अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर है उसका यूजर नेम बताएं, ठीक है। तो आप कोई भी अपना नाम रखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जी उमर ही रख दिया, तो उसने उमर के नाम से एडमिन अकाउंट बना दिया। अब आपके सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है तो सही, लेकिन वो डिसेबल रहता है। और वो जो उमर है ना, उसको वो जो फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल करते हैं जो यूजर नेम देते हो विंडोज को, उसको वो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स दे देता है, ठीक है। अब अगर कोई बंदा आपके सिस्टम पे बैठ के अटैक कर रहा है, उसको सबसे पहले तो यूजर नेम पता करना है कि एक्चुअली सिस्टम के ऊपर यूजर नेम कौन सा है जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं, ठीक है। तो ये उसके पास पहली हर्डल आ गई। समहाउ जब वो यूजर नेम फाइंड आउट कर लेगा, देन फिर उस यूजर के ऊपर ब्रूट फोर्स का अटैक चलाने के काबिल होगा, ठीक है। अदरवाइज पहले क्या होता था, उसकी आधी तो कुल्फत वैसे ही खत्म हो जाती थी, हैजल खत्म हो जाती थी, और वो सिंपल एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम लगता था और साथ ही ब्रूट फोर्स का अटैक लॉन्च कर देता था। लेकिन अब उसके सामने एक हर्डल आ गई कि नहीं, मुझे इस सिस्टम पे अटैक करने से पहले मुझे इसका एडमन वाला यूजर नेम पता करना पड़ेगा। तो इस हवाले से आप जो इस तरह की चीजें होती हैं इनको आप हिडन रखते हो। अच्छा, उसके बाद अम, ये एक ऐसी चीज है कि रीयूज ऑफ द कंपोनेंट्स है। देखें, आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे थे, इसकी एग्जांपल आप ले लो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप लोगों ने यूज किया, ठीक है। नोटपैड भी यूज किया होगा, कोई और एक्स वाई जेड सॉफ्टवेयर कोई भी उठा लो। उन सब में आपने देखा होगा कि सेव का बटन एक ही तरह का होता है और एक ही तरह से फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, और एक ही जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे जाके सेव का बटन दबाते हो तो एक ही तरह का वो बॉक्स खुलता है, एक ही तरह से वो सारी चीजें ले रहा होता है। ये था जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने एक जमाने में बड़ा लीप गेन किया था। ये था डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डीओएम के नाम से इनका एक कंसेप्ट विंडोज ने लॉन्च किया था। उससे पहले क्या होता था कि फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी किसी टीम को कहता था कि मुझे फॉर एग्जाम्पल एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो कितना टाइम चाहिए वो कहते थे हमें, फॉर एग्जाम्पल मतलब वर्ड आपने बनाना है, तो वो कहते थे ओके फाइन, हम एक साल में वर्ड बना देंगे। उसने कहा ठीक है, तो वो टीम एक साल में एमएस वर्ड बना देती थी, ठीक है। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट जनरेट हुई कि ओके हमने एक्सेल भी बनाना है, तो उन्होंने कहा यार कितना टाइम चाहिए, उन्होंने कहा तकरीबन एक साल लगेगा। तो वो एक साल उस टीम ने बैठ के काम किया, तो उन्होंने भी एक्सेल बना लिया। अब जो टीम ए थी जो वर्ड में काम कर रही थी, उसने भी पूरा कोड लिखा सेव के बटन का, ठीक है, और उसको इंप्लीमेंट किया। टीम बी को जब उन्होंने एक्सेल बनाने को दिया तो वो अपनी नया सॉफ्टवेयर बना रहे थे, उन्होंने भी पूरा सेव का बटन नए सिरे से बनाया, उसकी पूरी कोडिंग की, तो उन्होंने भी सेव का बटन अपना डिजाइन कर लिया, सही है। इससे क्या हो रहा था कि आपकी अब वो तीसरा सॉफ्टवेयर बनाएंगे पावर पॉइंट का, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली सेव का बटन जो टीम बना रही होगी वो सेव की फंक्शनैलिटी भी इंप्लीमेंट करेगी, तो वो फिर से काम करेंगे, टाइम जाया हो रहा था।
तो तब बिल गेट्स ने या उसकी टीम ने, जो उसके डिजाइनर थे, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का। उन्होंने कहा ये जब सेव का बटन वर्ड में भी है, एक्सेल में भी है, पावर पॉइंट में भी है, तो क्यों ना हम एक सेव का बटन बना लें, उसकी कोडिंग कर लें, और कोडिंग के बाद जहां जहां चाहिए वो वाला कोड उठा के कॉपी कर ले। जो वर्ड में हमने एक बार बना लिया है, तो जब हमने एक्सेल में सेव का बटन बनाया है, तो हम वर्ड वाली टीम से वही वाला कोड लें सेव के बटन का, और उसको जाके एक्सेल वाले अंदर इंप्लीमेंट कर लें, तो हमारा एक दिन में वो काम हो जाएगा। हमारे पास सेव की फंक्शनैलिटी वर्ड के अंदर तो एक महीने में आई थी, उन्होंने पूरी कोडिंग की थी, बट जब एक्सेल के अंदर सेव की फंक्शनैलिटी डालेंगे तो एक दिन में आ जाएगी, बिकॉज उन्होंने हमें कोड रिलीज करना है, हमने उसको लाके अपने सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करना है। तो इसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट ने बड़ा एक लीप लिया, अपने उस जमाने में, लाइक 1990s की बात होगी, जब उन्होंने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का कंसेप्ट भी दिया, उसको इंप्लीमेंट भी किया। तो इसी तरह से अब देखिए, सेव के बटन में कोई वल्नरेबिलिटी निकल आती है, ठीक है, तो आपने सिर्फ एक जगह फिक्सिंग करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपने पुराने जमाने के हिसाब से चलते हुए 10 सेव के बटन बनाए होते, तो वो आपने पहले वाले को भी एनालाइज करना था कि वर्ड वाले में तो वेलिडिटी इंपैक्ट नहीं कर रही, एक्सेल वाले में तो वेलिडिटी इंपैक्ट नहीं कर रही, अगर कर रही है तो आपको वर्ड वाले में अलग से चेंजेस करवानी पड़ती, एक्सेल वाले में अलग से चेंजेस करवानी पड़ती, पावर पॉइंट वाले में अलग से चेंजेस करवानी पड़ती, ठीक है। तो जितने ज्यादा आप एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स को बार बार यूज करेंगे, उतना आपका सिक्योरिटी के इश्यूज भी कम होंगे, आपका फोकस भी कम होगा, आपकी एफर्ट्स भी कम लगेंगी, और जाहिर एफर्ट्स कम लगेंगी तो आपकी कॉस्ट भी कम लगेगी, ठीक है। तो रीयूज ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स विद इन द साइबर सिक्योरिटी रिजाइन विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू और योर कंपनी, जिसके लिए भी आप काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर आपने एक चीज का ख्याल ये रखना है कि जब आप सेव का बटन बना रहे हैं और सेम बना रहे हैं, तो उसकी जो स्टोरेज स्पेस है या जो डाटा शेयरिंग की रिक्वायरमेंट है, वो दो जगह पे अ, मतलब शेयर ना हो या गड़बड़ ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने पता नहीं नोट किया कि नहीं किया, जब आप सेव का बटन दबाते हैं ना, तो नीचे एक आता है कि सेव एज, मतलब उसमें टाइप्स आ रही होती हैं। तो अब ये ना हो कि जब आप वर्ड में सेव कर रहे हैं तो वो आपको सेव एज टाइप में पीपीटीएक्स दे रहा हो, यानी कि पावर पॉइंट की एक्सटेंशन दे रहा हो, और अगर आप वही पावर पॉइंट में यूज कर रहे हैं तो वो आपको डॉक एक्स में उस फाइल को सेव करने की एफर्ट दे रहा हो। तो आपने ये सेग्रीगेशन लिखनी है कि ठीक है, कंपोनेंट तो आपका एक है, लेकिन वो जिस एनवायरनमेंट में यूज हो रहा है, क्या ये उसी एनवायरनमेंट में के मुताबिक आपको आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा। कि अगर वो वही सेव का बटन है, इसकी मेन कोडिंग तो सेम है, बट जो सेव एज के लिए फाइल टाइप्स दे रहा होता है, वो जब एक्सेल में इंप्लीमेंट होंगी, तो वो एक्सेल की एक्सटेंशन और एक्सेल की सारी वो लिस्ट दे रही हो, जब वो वर्ड के अंदर आप सेव एज कर रहे हो तो उसके अंदर डॉक एक्स और इस तरह की चीजें आ रही हो, और जब पावर पॉइंट के अंदर हो तो वो पीपीटी एक्स और इस तरह की चीजें आ रही हो, ठीक है ना। तो ये सारे वो एस्पेक्ट्स हैं कि जो अपने कंपोनेंट के रीयूज को कवर करते हुए ये देखने हैं कि वो जो उनके वेरिएबल्स हैं या उनके डाटा हैं, वो अकॉर्डिंग टू द इम्प्लीमेंटेड सिनेरियो हो। ये ना हो कि इसका डाटा उसको नजर आ रहा हो, उसका डाटा इस वाले को नजर आ रहा हो। अच्छा, यहां तक कोई सवाल? सर अगर हम डॉक्यूमेंट कोई पीडीएफ या वर्ड का सेव कर रहे हैं, हम्म। तो उसकी वो समटाइम ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि जैसे ही वो सेव का करते हैं ना, वो डाउनलोड वाले फोल्डर में डायरेक्ट जाके सेव हो जाता ठीक है। है। अगर वो किसी और फोल्डर में सेव होता है तो इससे भी एरर जनरेट हो सकता है। देखो, अब आप चेंज भी कर सकते हो ना, कि आपने सेव वर्ड दबाया तो आपको डिफॉल्ट में एक जगह देगा, डाउनलोड का फोल्डर होगा, या लास्ट यूज नॉर्मली जो वर्ड एक्सेल होते हैं ना, लास्ट यूज वाले पे आपको लेके जाते हैं नॉर्मली। आप चेंज कर सकते हो आगे, क्या जहां पे आप सेव करना चाह रहे हो वहां आपको परमिशन है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप उसी सॉफ्टवेयर को विंडोज के फोल्डर के अंदर सेव करना चाहो तो वो नहीं करने देगा, अगर आपका नॉर्मल यूजर है, बिकॉज विंडोज के फोल्डर के अंदर आम यूजर को राइट्स नहीं होते, ठीक है। तो वो आपको एरर दे देगा। अब अगर उसकी एक्सेप्शन हैंडलिंग हुई हुई है, तो आपको एरर दे देगा कि यार यू डोंट हैव राइट टू सेव इन दिस लोकेशन, ट्राई अगेन, और वापस आपके सामने वही वाला डायलॉग ले आएगा कि भाई इसको दोबारा सेव करो, वहां पे तुम्हारे पास जगह नहीं थी। सही है। एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की हुई तो कोई ना कोई एरर होगा। एरर क्या होगा कि हो सकता है वो आपने उसको जवाब नहीं दिया, उसने आपको, आप समझे कि मैंने तो फाइल सेव कर दी है, लेकिन एक्चुअली तो वहां पे सेव ही नहीं हुई थी, क्योंकि पीछे एरर हुआ था, वहां राइट्स ही नहीं थे, लेकिन आपके सिस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं हुई हुई थी। तो आप समझ रहे हो कि फाइल सेव हो गई है, एक्चुअली फाइल सेव नहीं हुई, आपने प्रोग्राम बंद कर दिया, आपने बिल पर 10 सफ़ों का एक असाइनमेंट लिखी हुई थी। जब आप दोबारा खोलने की कोशिश करोगे तो आपको असाइनमेंट मिल ही नहीं रही। आपको यार मैंने तो सेव की थी, यहीं पे की थी, कहाँ गई। लेकिन एक्चुअली आपको ये आइडिया नहीं हुआ उस टाइम, एक्सेप्शन हैंडलिंग ना होने की वजह से, कि यहाँ पे तो एक्चुअली एरर अगर हो रहा था, उससे मुझे बताना चाहिए था कि भाई आपको इस वाले फोल्डर पे सेव करने के राइट्स नहीं है।
तो आप फिर किसी और जगह सेव कर लेते हो, तो ये सारी वाली चीजें आ जाती हैं। अच्छा, इसके बाद ना जितनी भी हमने चीजें डिस्कस की है ना साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, ये सारी अपनी जगह तो ठीक है कि आपने एक कंट्रोल लगा लिया, दूसरा कंट्रोल लगा लिया, तीसरा कंट्रोल लगा लिया, लेकिन इसके अंदर जो सबसे वीकेस्ट लिंक कंसीडर होता है ना साइबर सिक्योरिटी में, वो होता है ह्यूमन। ठीक है, अगर आपने 50 कंट्रोल लगा लिए, लेकिन आपका यूजर ही उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर अमल दरामद नहीं करता, तो आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि बिलफर्ज आपने कहा कि आपने ऑफिशियल डाटा या मतलब डॉक्यूमेंट की फाइलें आपने किसी को ईमेल नहीं करनी। हम कंसीडर करते हैं कि हमारी जो ऑफिशियल फाइल है वो सारी डॉक्यूमेंट्स की होती हैं, तो किसी कंपनी ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आपने डॉक्यूमेंट की फाइलें किसी को नहीं भिजवानी। फाइन। और उसके लिए आपने कुछ चेक भी लगा दिया कि आपका कोई सीम सोल्यूशन है, या वो आपकी जो भी मेल इन आउट हो रही है वो मेल सर्वर के ऊपर चेक कर रहा होता है कि इसकी अटैचमेंट में कोई डॉक्यूमेंट की फाइल है, डॉक एक्स या डॉक वाली कोई वर्जन वाली फाइल है, तो उसको वो रोक ले, बाकी भेज दे। तो यूजर क्या करेगा? वो उसको कन्वर्ट कर देगा, उसको वो जिप कर देगा। ठीक है, वो उसको इनक्रिप्ट कर देगा, किसी और तरह से उसको चेंज कर देगा। ठीक है, इवन एक्सटेंशन उसकी चेंज कर देगा, लेकिन एक्सटेंशन में नॉर्मली होता नहीं है, क्योंकि वो जो फाइल के हेडर्स होते हैं ना, जो ये सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर होते हैं, वो हेडर पढ़ रहे होते हैं। वैसे तो आप सिंपल सा काम कर सकते हो कि आप अपने आपके पास एक फाइल है डॉक डॉक एक्स, आप उसको चेंज करके उसके नाम में एंड में पीडीएफ लगा दो, तो वो पीडीएफ की शक्ल नजर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये जो हमारे सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर होते हैं, वो एक्चुअली फाइल को खोल के उसके अंदर से उसके हेडर पढ़ते हैं, पैटर्न पढ़ते हैं। तो वो वहां से जज कर लेंगे कि इसका नाम तो पीडीएफ है, बट है एक्चुअली ये डॉक्यूमेंट की फाइल, क्योंकि उसका हेडर डॉक्यूमेंट की फाइल के साथ मैच हो रहा है। लेकिन वो ये करेगा कि उसको इंक्रिप्ट कर देगा। जब इंक्रिप्ट कर देगा, तो अब तो आप उसको खोलेंगे भी तो अंदर कोई गार्बेज सा ही नजर आएगा, बिकॉज वो फाइल इंक्रिप्ट हुई भी है। तो ऑटोमेटिकली आपका जो जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको जाने देगा, बिकॉज वो डॉकएक्स नहीं है। ठीक है, तो जब वो चली जाएगी और अगला बंदा जाके उसको डिक्रिप्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसको आपके कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो वो निकलवाना चाह रहा था, उसको मिल जाएगी। तो इसके हवाले से आपने यूजर को दो हवालों से वो करवाना है, क्या प्रिपेयर करवाना है साइकोलॉजिकली। एक तो उनको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि जो भी साइबर सिक्योरिटी है वो हमारे भले के लिए। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि क्लास में डिस्कशन ज़्यादा हो रही है, नए नए पॉइंट्स देखे जा रहे हैं किसी उसके। मुझे ये बताओ कि आप लोगों में से लाइक ड्राइविंग का किस किस को आइडिया है, हल्की फुल्की चाहे, और वैसे गाड़ी चलाने का किस किस को आइडिया है? मतलब चलाने का नहीं, मतलब गाड़ी के बारे में सबको पता है ना? अच्छा, गाड़ी में एक चीज होती है, उसको कहते हैं एक्सेलरेटर। वो किस काम आता है? तेज करने के लिए। और वन बाय वन पूछते हैं आदत के मुताबिक। हाँ मैम, आप बताएं, पानी पीने के बाद ब्रेक्स किस काम आती हैं? रोकने के लिए या स्लो करने के लिए, या जो भी है। ठीक है, आप में से कौन कौन है जो एक्सेलेरेटर गाड़ी को तेज करने के काम आता है और ब्रेक्स इन गाड़ियों को रोकने के काम आती हैं, उससे मुतफिक है? वो हाथ खड़ा कर ले। कैसा ही होता है? अच्छा, आप मुतफिक नहीं है तो हाथ खड़ा कर लो रे यार, क्या हो गया? टाइप बाद में कर लेना। अच्छा, अच्छा, जो जो इस स्टेटमेंट से मुतफिक नहीं है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं कहता हूं जी ब्रेक गाड़ी को तेज करने के काम आती है, वो हाथ खड़ा कर ले। वो हजरात जो ये समझती हैं कि गाड़ी के अंदर जो ब्रेक लगी हुई है वो गाड़ी को तेज करने के लिए, तेज चलाने के काम आती है, वो लोग हाथ खड़ा कर लें। एनीवन? कैसे? अच्छा, वो बताएं जो गाड़ी चला सकते हैं, वो कौन कौन हजरात थे? आप चला सकती हो। मैं आपको एक बेहतरीन किस्म की गाड़ी देती हूँ, लंबरगिनी दे दी। उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है? 200 कुछ होती है। मैंने कहा लंबरगिनी है, इस्लामाबाद की सड़क है, बिल्कुल क्लियर है, कोई इशू नहीं है, आप इसको चलाएं। कितनी स्पीड में चला लेंगे उसको? फुल स्पीड में चला लो। लेकिन मैं साथ ये बताता हूँ कि इसके अंदर ब्रेक नहीं है। आप कितनी स्पीड में चलाओगी? हैं? या अगर चलाओगी भी तो कितनी चला लोगी? बहुत स्लो। ठीक है, तो ब्रेक किस काम आ रही है? तेज करने के लिए। वो तो कह रही है ब्रेक नहीं होगी तो मैं तो लंबरगिनी को भी 10 की स्पीड से या चलाऊंगी नहीं, या चलाऊंगी भी तो 10-12 की स्पीड से चलाऊंगी, इसलिए कि अगर कहीं बच गई तो मेरा तो कुछ नहीं बचेगा। चलो 10 की स्पीड से होगी, टकराएगी तो गाड़ी का बोनट थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, बट आपको तो कुछ नुकसान नहीं होगा ना।
ठीक है। और मुझे बताओ कि क्या ब्रेक गाड़ी को तेज चलाने के लिए इस्तेमाल होती है, या ब्रेक गाड़ी को तेज ना चलाने के लिए इस्तेमाल होती है? तेज चलाने के लिए। अब मुझे बताओ कि वो कौन कौन से लोग हैं जो इस बात से मुत्फिक हैं कि गाड़ी को तेज चलाने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल होता है? अभी को मुत्फिक हुए हो, कभी भी नहीं हुआ? चलो लोग अभी भी कंफ्यूज है, चलो कोई बात नहीं, समझ आ गई एग्जाम्पल। यही हाल सिक्योरिटी का भी है। आपने लोगों को रियलाइज करवाना है कि यार सिक्योरिटी हमारे काम बंद करने के लिए नहीं है। तुम कह रहे हो कि यार इसमें से ये चीज निकाल दो, इसमें यूएसपी नहीं लग सकती, इसमें ये एक्सेस कंट्रोल डाल दिया है, इस फाइल को आप एक्सेस नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने लोगों को ये रियलाइज करवाना है उनके जहन में, जैसे हमारे कंसेप्ट होता है ना कि गाड़ी ब्रेक जो है वो गाड़ी को रोकने के काम आती है, तेज चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, तो ये एक गलत कंसेप्ट है थोड़ा सा। इसी तरह से सिक्योरिटी भी हमारे हमारे सिस्टम को या हमें सिक्योर करने के काम आती है, हमारे काम को रोक नहीं रही है, हमारे काम को आसान बना रही है। अगर मुझे इल्म है कि मेरे इस सिस्टम में, इस सॉफ्टवेयर में कंट्रोल्स लगे हुए हैं, इंप्लीमेंट हुए हैं सिक्योरिटी के, तो मैं बेफिक्र होकर काम करूंगा। मुझे पता है कि यार मेरा डाटा लीक नहीं होगा, मेरा डाटा जाया नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप लोग फेसबुक सारे यूज कर रहे होते होगे, इस तरह का सोशल मीडिया। तो मैं अगर आपसे आपकी पिक्चर मांगूं तो आप मुझे दोगी? आप साहब नॉर्मली नहीं दोगी। लेकिन फेसबुक को तो अपने अपनी सारी पिक्चर्स ही होती हैं। क्यों है? खुदा की बंदी, फेसबुक का जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है वो तुम्हारा क्लोज फ्रेंड है। नहीं, तुम्हें कोई ट्रस्ट है ना, इस पॉइंट को समझो ना। तुम्हें पता है कि यार फेसबुक का डाटा हैक नहीं हो सकता, ठीक है ना? नहीं नहीं, तुम्हें श्योरिटी है ना, वरना अगर हो सकते हो फिर क्यों वहां पे डाली है? मैं वहां पे जाके, मुझे नहीं दे रही वैसे, मैं तुम्हारे फेसबुक अकाउंट को हैक करके वहां से तुम्हारी तस्वीर निकालूंगा, तो फिर लेना देना तो बराबर ही हो गया ना। तो अब तुम्हें रिलाय है कि फेसबुक पे मैं डाटा जो दे रही हूँ ना, वो सिर्फ मेरे रेलेवेंट फ्रेंड को नजर आएगा, किसी और को नजर नहीं आएगा, बिकॉज आपको पता है कि उससे सिक्योरिटी लगाई हुई है। इसलिए आप अपनी तस्वीरें वहां आसानी से शेयर कर रही हो कि ये सिर्फ मेरे लोगों को नजर आ रही है। अगर आपको पता होता कि नहीं, ये कोई पता नहीं है, पता चले कि किसी और को भी नजर आ सकती है, तो शायद आप कभी भी ये वाली तस्वीरें वहां अपलोड ना करती, ठीक है। तो ये आपको किसी सिस्टम से फुली फायदा उठाने के काबिल बनाता है। ये ट्रस्ट पैदा करता है कि ओके, मेरा सिस्टम इतना सिक्योर है कि अगर इसके अंदर अपना कोई पर्सनल डाटा, कोई ऑफिशियल डाटा, कोई वेल्थ का डाटा, ट्रांजैक्शंस का डाटा, अपनी माली मामलात, बैंक को हम क्यों पैसे देते हैं? इसलिए कि मैं ट्रस्ट है कि ये बैंक मेरे पैसों को मुझसे ज्यादा सेव रखेगा ना। मेरे पास तो शायद फिर भी घर में डाका डल सकता है, लेकिन बैंक में डाका डालना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने इतने गार्ड बिठाए होते हैं। इसलिए हम बैंक में जाके अपने पैसे जमा करवा देते हैं, डिपॉजिट करवा देते हैं। उनके सिस्टम पर ट्रस्ट है। सेम वे सिक्योरिटी का जो ट्रस्ट होता है ना, वो इसलिए आपको इस कैपेबल बनाता है कि आपको पता है कि आपकी तस्वीरें आपके अलाउ करने के बगैर किसी और बंदे के पास नहीं जाएंगी जो फेसबुक के पास पड़ी हुई है। तो इसलिए आप उसको इजीली दे देते हो। कोई एक्स वाई जेड सी एप्लीकेशन होगी तो शायद उसके ऊपर आप ऐसे शेयर ना करो। क्यों? कि आपके पास, आपको ट्रस्ट नहीं है उसके ऊपर कि सिस्टम इतना सिक्योर है कि मेरी तस्वीरों को, मेरे पर्सनल डाटा को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी जो है ना साइबर सिक्योरिटी की सबसे इंपॉर्टेंट 3 एस्पेक्ट्स है, ताकि यूजर साइबर सिक्योरिटी से तंग ना होना शुरू हो जाएं। अगर वो तंग होंगे तो वो कोई ना कोई बाईपास करने का तरीका निकालेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि वो बाईपास करने का तरीका ऐसा हो कि वो आपके लॉग में भी ना आए, बिकॉज आपने सोचा नहीं होगा कि यार कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी भी कोई यूजर कर सकता है। एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और वो काम हो जाए। इसकी एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कहा ये डाटा भी मूव नहीं हो सकता, डाटा निकल भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, तो क्या करेगा? वो फाइल खोल के उसकी स्नैपशॉट ले लेगा। असल में तो डाटा चाहिए ना कि लिखा हुआ गया फाइल में, ठीक है। तो स्नैपशॉट ले लें तो आप उससे भी क्लियर कर सकते हैं अपना काम। अगर उससे कोई डाटा आपकी कंपनी का निकालना है, कोई डिजाइन है, वो उसने उसको तस्वीर खोला, अपने मोबाइल से तस्वीर ली, सेव कर ली, किसी को व्हाट्सएप कर दी, तो आपका डाटा गया, ठीक है। तो अपने यूजर को सबसे पहले अवेयर करवाना है। क्यों? कि यूजर जो है ना, वो आपका नॉर्मली वीकेस्ट लिंक क्लियर होता है। और किसी भी सिस्टम का कोई भी वीकेस्ट लिंक जो होता है ना, उसकी सिक्योरिटी कैपेबिलिटी जितनी होती है ना, हम आपके सिस्टम का सिक्योरिटी ग्रेड वही तस्वर करें। फॉर एग्जाम्पल आपका सिस्टम है, उसमें कुछ चीजें हैं जिनका सिक्योरिटी ग्रेड 10 है, कुछ चीजें हैं जिनका सिक्योरिटी ग्रेड 6 है, और कुछ चीजें हैं जिनका सिक्योरिटी ग्रेड 5 है। तो जब ऑडिटर जाएगा ना आप लोगों में से कोई सिस्टम को ऑडिट करने के लिए, तो वो कहेगा कि मेरे नजदीक इस सिस्टम का सिक्योरिटी ग्रेड क्या है? 5 है, ठीक है। 6, 8, 10 लगे हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लगे हुए, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप जाते हैं किसी जगह पे अटैक करने के लिए, तो आपके सामने दो एरियाज है। एक एरिया में, या दो बैंक्स हैं, एक कोई बंदा डाका डालने के लिए बैंक में जा रहा है,
और एक बैंक है जिसके आगे भी 10 गार्ड खड़े हुए हैं, अंदर भी 3 गार्ड बैठे हुए हैं, छत के ऊपर भी उन्होंने एक स्नाइपर वाला बिठाया हुआ है। और एक और बैंक है जिसमें बाहर एक सादा सा चौकीदार खड़ा हुआ है, उसने एक गन कंधे पे लटकाई हुई है, वो 2 नाली वाली। और अंदर भी एक गार्ड इसी तरह का बैठा हुआ है। तो आप कौन से वाले बैंक को डाका डालने के लिए मुंतखब करोगे? उस वाले को जिसके बाहर भी 10 गार्ड खड़े हुए हैं, ऊपर भी एक स्नाइपर बैठा हुआ है, या वो वाला जिसके बाहर भी एक चौकीदार सा बैठा हुआ है सादी सी वो गन पकड़ के, और अंदर भी एक? ठीक है, आप ऑब्वियसली उस वाली साइड पे जाओगे। जब हैकर ने आपके सिस्टम पे आके अटैक करना है, तो वो कभी भी आपके हाई फाई 10 सिक्योरिटी कंट्रोल को नहीं छेड़ेगा। वो कंपोनेंट्स जिनके ऊपर आपने 10 ग्रेड का सिक्योरिटी कंट्रोल लगाया हुआ है, 8 ग्रेड का सिक्योरिटी कंट्रोल लगाया हुआ है, उसको कभी भी नहीं छेड़ेगा। उसको पता है कि मैं वहां जाऊंगा तो पहले ही पकड़ा जाऊंगा, लॉगिंग में आ जाऊंगा, कोई अलार्म रेज हो जाएगा, या नहीं होगा मुझसे हैक। वो सबसे वीकेस्ट लिंक आपका तलाश करेगा और वहां से अपना काम स्टार्ट करेगा। ठीक है। इस वजह से साइबर सिक्योरिटी में हम किसी भी सिस्टम का जो सिक्योरिटी ग्रेड होता है, वो उसका सबसे जो वीकेस्ट लिंक होता है उसके बराबर फिक्स करते हैं। ठीक है। उस वीकेस्ट लिंक को आपने सिक्योर मतलब ऊपर लेके आना है। आपने कहना चले हम कोशिश करते हैं कि 5 है, 10 तो हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सम कंस्ट्रेंट, लाइक उसके ऊपर कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन हम उसको 6, 7, 8, 9 या 10 तक लेके आए। ठीक है। तो आपने उस वीकेस्ट लिंक का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आपके सबसे ज्यादा अटैक उस पॉइंट से जनरेट होंगे। और ऑटोमेटिकली जो हम पहले बात कर चुके हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर की, वो उस वाली एग्जांपल में, कि आपका कोई भी सिक्योरिटी कंट्रोल या आपका कोई भी सिस्टम या आपकी कोई भी सिक्योरिटी इस तरह की नहीं होनी चाहिए जो आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन जाए, और उस चीज के फेल होने से आपका पूरा सिस्टम की CIA ऑथेंटिकेशन वगैरह वगैरह सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है। जिस तरह हमने एग्जांपल दी थी कि वो आपकी लाइट चलेगी तो उसने आपका एक चीज तो इंश्योर कर ली, लेकिन बाकी 3-4 चीजें खराब कर दें। तो इस तरह की एस्पेक्ट से आपने बचना है कि आपके सिस्टम में कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ना आ रहा हो। ये थे सारे के सारे प्रिंसिपल्स अभी तक जो हमने देखे। तो यहां तक कोई आपका सवाल है तो आप पूछ लें। कोई सवाल नहीं? मैं पूछ लूं? चलो। अच्छा, तो आप बताएं कि आप पिछली बार मैंने ब्रेक दी थी उसके बाद कहाँ गायब हो गई थी? ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है आप 1:30 बजे विटामिन डी पूरा कर रही थी, आप जल्दी घर नहीं गई थी। अच्छा। ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा आप ख्याल करो, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इसका मतलब है इनको ब्रेक नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ब्रेक के बाद आधी क्लास गायब हो गई थी। तो ये ठीक है? हम्म। अच्छा, चलो ऐसे करो कि आपको मैं 5 मिनट की ब्रेक दे रहा हूँ। 12:10 पे हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और अगर चाहो तो ब्रेक ना लो, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद भी लैब है? जान तो आपकी शाम तक नहीं छोड़नी है। हम्म। अच्छा, चलो ठीक है। नहीं नहीं, इतना नहीं, मैं 5 मिनट की ब्रेक दे रहा हूँ, 15 मिनट तो नहीं हो सकती। 12:55 पे छोड़ेगी जान। जाओ फिर, 12:10 तक टाइम है। सर हमारे मोस्टली ऐप्स यूजर सोशल मीडिया ऐप यूजर्स मतलब लोकली है, लेकिन सर गाँव के लोग होते हैं, शहर में भी हैं, अनएजुकेटेड हैं सिक्योरिटी के लिहाज से, तो वो इसलिए सोशल ऐप यूज कर रहे हैं जस्ट पर जैसे हमने जिंदगी का एक बस इसके लिए अगर उन्हें पता चले कि आपका डाटा कोई भी है जो वो सिक्योर नहीं है हर किसी को, तो उसमें मोस्टली चांस है कि लोग उस ऐप को यूज करना कम कर देंगे या वो एक्टिविटी करना कम कर देंगे जैसे उन्हें पता चलेगा हमारा डाटा सिक्योर नहीं है। अब देखिए हमें जो हम सिक्योरिटी के स्टूडेंट हैं हमें तो पता है कि जी फेसबुक पे ये जो है नाफज हुआ था कि जी आप ये अपना डाटा जो सेल वगैरह करते हैं, ठीक है, ये किसी ने केस किया था, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप परमिशन देते हैं अपने डाटा को जो है
हमें देने के लिए। हाँ हाँ सही है। अगर वो नहीं देते तो आप हमारी ऐप यूज ही नहीं करते, हम्म। लेकिन फिर भी आप ऐप यूज कर रहे हो, तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। तो सर वो डाटा हमारा सेव करते हैं या वो डाटा यूज करते हैं, जिससे वो अपना सोर्स ऑफ इनकम आती है। हम्म। तो हम साइकोलॉजी एजुकेट जो है ना, साइकोलॉजी एस्पेक्ट पे ट्रस्ट दें हम दूसरों को, तो सर वो कैसे हो सकता है? क्योंकि हम ऐसी चीजें करते भी हैं, लाइक जैसे कोई पर्सनल वीडियोस होती हैं हम वो बनाते भी हैं, फिर भी हम सोचते हैं। तो ये बात आपकी साइकोलॉजी एस्पेक्ट कैसे हो सकती है? क्योंकि हम वो करेंगे भी और हमें पता भी है कि हम वो लॉस भी कर सकते हैं, फिर हमें खतरा भी होता है कि वो लॉस हो गए। देखो इसका सिंपल सी एग्जाम्पल है। पाकिस्तान में तो शायद ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं, लेकिन बाहर इस चीज़ को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। आपके जितने भी वो टर्म्स ऑफ यूज़ के एक्सेप्टेंस के वो लाइसेंस की वो पहली स्क्रीन आती है जो हर सॉफ्टवेयर के अंदर आती है, उसमें उन्होंने 40-50 चीज़ें हैं वो बड़ी टेक्निकली, पहले वो टेक्निकल लोग उसको वैलिडेट करते हैं, देन वो लॉ वालों के पास जाती है, वो एज पर एग्जिस्टिंग लॉज इन देयर कंट्री ऑब्वियसली या इंटरनेशनल जो यूरोपियन यूनियन के जो लॉज वगैरह हो गए, ठीक है, उन चीज़ों के अगेंस्ट उसको वैलिडेट करते हैं, और देन वो फाइल फाइनलाइज होती है जिसको वो अपने उस सॉफ्टवेयर के एक्सेप्टेंस वाले उसमें डालते थे, ठीक है। उसमें वो जैसे वो बात कर रहे हैं कि हम जो जो चीज़ें आपकी बेच रहे हैं, जो जो चीज़ें आपकी यूज़ कर रहे हैं, वो सारी आपकी कॉन्सेंट से यूज़ कर रहे हैं। आपने नीचे एक्सेप्ट का बटन दबाया, एक्सेप्ट का बटन क्या मतलब होता है कि मैं बातें ऊपर लिखिए कर रहा हूँ, हम पढ़ते हैं कभी? और सर हम अगर आप पढ़ भी ले तो आपको कख कर ले ही पढ़ना। तो इतनी टेक्निकल जबान में लिखी होती हैं कि वो आप जो मर्जी कर लो आपको समझ में नहीं आएगी कि एग्जैक्टली ये क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें उस टर्म्स में क्लियर हुई हुई होती है। तो क्या हम उस वजह से कि व्हाट्सएप हमारा डाटा यूज कर रहा हो, हम छोड़ देंगे व्हाट्सएप यूज करना? सर फिर ये एक बिजनेस की स्ट्रेटजी है कि आप लोगों को उस चीज का आदी डालो कि उनके उसके प्यार आपका काम चल सके। काम चल सकता होगा, लेकिन शायद ऐसी कंपनी जो आपको बगैर आपका डाटा यूज किए आपको व्हाट्सएप की सर्विस दे रही है, सोशल मीडिया की सर्विस दे रही है, की तरफ से पैसे चार्ज करेगी, बिकॉज का खर्चा आ रहा है ना। देखो, दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं होती, ठीक है। फेसबुक आपको क्यों फ्री में मैसेजिंग, तस्वीरें देख रहे हो, दोस्तों से शेयर कर रहे हो, गप्पे लगा रहे हो, स्टेटस लगा रहे हो, स्टोरेज जो जिसमें आपका डाटा सारा सेव होता है, अब आप फेसबुक का डाटा निकालो, पता नहीं 4-5 GB का तो तुम्हारा बन गया होगा, तो 4-5 GB जहाँ स्टोर हो रहा है, जो सिस्टम उनके सर्वर रन हो रहे हैं, तो क्यों तुम्हें थोड़ा सा लेयर प्रोवाइड करने के लिए जिंदगी में तुम्हें अपनी जेब से पैसे लगा कर देंगे? कभी भी नहीं देंगे। वो जब तक तुमसे $100 कमाएंगे नहीं ना, तब तक तुम्हें $10 की एप्लीकेशन प्रोविजन फैसिलिटेशन नहीं देंगे। ये बात समझ आएगी? तो $90 बेसिकली वो अपनी जेब में डाल रहे हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें $10 की फ्री में चीज दी थी। अब एक तरीका तो ये है कि वो ये चीजें खत्म कर दें, डाटा बेचना खत्म कर दें, डाटा को यूज करना खत्म कर दें, तो वो जो सारा खर्चा आ रहा है $100 का, तो वो कहाँ से पूरा करेंगे? वो कहेंगे भाईजान फिर आप हमें हर महीने $100 दे दिया करो, तो हम आपको ये सारी चीजें दे देंगे और आपका डाटा भी यूज नहीं करेंगे। अब आप मुझे बताओ कि $100 दोगे तुम उनको यूज करने के लिए फेसबुक? आप कहोगे दवा करो यार, रहने दो, मुझे क्या करो $100 महीने का देने की, मैं उसके बगैर ही खुश हूँ, ठीक है। उन्होंने दूसरा वे पकड़ लिया, उन्होंने कहा कि यार इनको, इनसे हम पैसे नहीं लेते, इनका डाटा हमारे पास आएगा ना, उससे पैसे कमा लेते हैं, वो $100 पूरे कर लेते हैं वहां से, सही है। तो ये चीज है, ये एक बिजनेस मॉडल है। कोई भी चीज दुनिया में फ्री नहीं है, हर चीज के पैसे हैं। कुछ चीजों के पैसे आप दे रहे हो, कुछ चीजों के पैसे वो आपकी जगह किसी और से ले रहे हैं। और मतलब देखो ना, जो नॉलेज वाला बंदा है, जैसे आप वो आप नॉलेज वाले बंदे हो, आप साइबर सिक्योरिटी पढ़े, तो तब भी आपने कि फेसबुक यूज करना, तो आप कभी भी $100 या $10 तुमको महीने के नहीं दोगा, वो यार दफा करो मुझे कुछ कोशिश करते हैं हम, even कि हम कोशिश करते हैं कि ऐसे जो पेड है उसके पैक वर्जन निकालते हैं ताकि वो यूज कर सकें हम अपने, तो ये भी वो हम लोग कर रहे हैं। खुद निकालते हो, क्रैक वर्जन खुद निकालते हो, खुद करते हो क्रैक? कौन कौन सा सॉफ्टवेयर क्रैक, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आपने क्रैक किए बेटा? सर हम लोग इस ये माइक्रोसॉफ्ट का था, वो लाइसेंस चाहिए था उसका, फिर वो क्रैक वर्जन। वो क्रैक आपने खुद बनाया था? जिसने बनाया था वो क्यों बनाया था?
उसको क्या फायदा है कि तुम अपने घर में बैठ के एक क्रैक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तुम्हारे लिए वो मेहनत करे उस कंपनी के सारे कंट्रोल को तोड़े। नहीं, उसने इतना पैकेज बनाया कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट जैसे उनको भी वो भी तुमसे कोई पैसे कमा रहा होगा, अभी तुम्हें आइडिया नहीं। आगे क्रैक्स के साथ अगर आपका अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल है तो एरर देता है कि इसके अंदर कोई और मिलीशियस चीज भी ऐड हुई हुई है, ठीक है। वो बंदा भी आपसे पैसे कमा रहा होता है। वो जब आप क्रैक इंस्टॉल करते हो वो साथ अपनी भी कुछ चीज आपके सिस्टम में ऐड करवा देते हैं, वो भी आपका डाटा उठा लेता है। चलो हम ये फिर डिस्कशन बाद में करेंगे जरा क्लास के यार क्लियर करो, रिलैक्स करो, कर लेंगे क्लियर। चलो बेटा हम शुरू करते हैं वापस सबके लेक्चर को। अच्छा, अब हमने कहा कि हमने ना सिक्योरिटी लगानी है और अपने सॉफ्टवेयर पे या अपने सिस्टम पे लगानी है। तो एक तरीका तो ये था कि मैं अपनी मर्जी से लगा देता हूँ, फिर वही वाली बात, तो वो ओपन डिजाइन ना रहता। पता नहीं हमारी मर्जी में कितनी ज्यादा नॉलेज शामिल है। हो सकता है जितनी नॉलेज मुझे हो मेरे से ज्यादा उमर साहब को हो। तो जब उमर साहब कोई काम कर रहे होंगे तो वो ज्यादा अच्छी सिक्योरिटी लगा लेंगे, मैं कर रहा हूँ तो मेरी कम नॉलेज है तो उसके लिए मैं जरा कम सिक्योरिटी लगाऊंगा, तो हमारा सॉफ्टवेयर हम मैं भी कहूंगा सिक्योर है क्योंकि मेरी नजर में सिक्योर था। जितनी मुझे नॉलेज थी मैंने उसके मुताबिक उसको सिक्योर कर दिया, ठीक है। जितनी नॉलेज उमर के पास थी उसने भी सिक्योर कर दिया, तो वो भी कह रहा है कि मेरा सॉफ्टवेयर सिक्योर है। बट वो जो सिक्योर की टर्म है वो मेरे लिए और इसके लिए डिफरेंट है ना, ठीक है। बिकॉज मेरे लिए वो मेरी नॉलेज के मुताबिक सिक्योर है, इसके लिए इसकी नॉलेज के मुताबिक। तो इस चीज को हटाने के लिए फिर क्या किया गया कि कुछ स्टैंडर्ड मॉडल्स लाए गए सिक्योरिटी, ठीक है। ताकि बजाय इसके कि हम अपनी अपनी चीजों को सिक्योर समझते हैं अपनी नॉलेज के मुताबिक, व्हाई नॉट टू गो फॉर दीज मॉडल्स एंड इम्प्लीमेंट दोज मॉडल। एंड अगर वो मॉडल हमारे सिस्टम को सिक्योर कह रहे हैं तो ओके ओके फाइन, ये इसका मतलब है कि सिक्योर है, उस मॉडल की कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक। अच्छा, जो सिक्योरिटी होती है उसमें तीन चीजें मेन रोल प्ले कर रही होती है। सबसे पहले तो पीपल, क्योंकि उन लोगों ने इंप्लीमेंट भी करना होता है सिस्टम को, उन्होंने यूज भी करना होता है सिस्टम को, और उन्होंने उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर भी करना होता है। प्रोसेसेस है वो आपका वो सिस्टम है, उसके डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे ना, डिफरेंट काम कर रहा होगा, ठीक है। तो वो, और प्लस उस सिस्टम को, उस प्रोसेसेस को सिक्योर करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी यूज हो रही होगी, ठीक है। तो ये तीनों चीजें मिलके आपके जो है ना इस तरह के कंट्रोल्स बनाते हैं जिसकी मदद से आप अपने सिस्टम की सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। अब इसमें ना मल्टीपल चीजें हैं। जैसे हमने देखा था कि कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर कर रहे हैं, इंटेग्रिटी इंश्योर कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी इंश्योर कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मॉडल होते हैं ना, अब एक मॉडल ऐसा हो जो कि सभी चीजें इंश्योर करे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना कम्प्लेक्स बन जाएगा कि आप कहोगे यार इसको तो इंस्टॉल करने में बड़ा मुश्किल होगा। और दूसरी बात ये है कि रिक्वायरमेंट भी वेरी कर रही होती है। कुछ जगह है जहाँ पे आपकी अवेलेबिलिटी की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। कुछ जगह हैं जहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी की ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी, कुछ जगहों पे इंटेग्रिटी की होगी, कुछ जगहों पे इनमें से किसी दो की होगी कॉम्बिनेशन की, किसी जगहों पे तीन की होगी, कुछ जगहों पे इन तीन के अलावा ऑथेंटिकेशन, अथराइजेशन, इस तरह की चीजें भी, नॉन रिपुटेशन भी आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मॉडल जो है ना वो किसी एक दो तीन चीजों का अहाता कर रहे होते हैं। और आप, हो सकता है कि आपने अपने सिस्टम की सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करनी है तो आप इनमें से कोई एक मॉडल इंस्टॉल कर लो। आपने इंटेग्रिटी भी इंश्योर करनी है तो एक कॉन्फिडेंशियलिटी वाला कर लो, एक इंटेग्रिटी वाला कर लो। कोई ऐसा मॉडल होगा जो शायद इन दोनों की श्योरिटी दे रहा हो तो आप एक ही वो इंस्टॉल करो तो काफी हो जाएगा। तो दैट डिपेंड्स अपॉन योर एनवायरमेंट एंड योर रिक्वायरमेंट। अच्छा, इसके अंदर ना जो एक्सेस कंट्रोल मॉडल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं कि वो एक्चुअली एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाते हैं इन सम फॉर्म जो उस मॉडल में डिस्क्राइब हुई भी होती है। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होती हैं और कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट्स पे कुछ एक्सेसेस चाहिए होते हैं कि राइट, किसी सब्जेक्ट ने किसी ऑब्जेक्ट को रीड करना है, राइट करना है, डिलीट करना है, इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। तो इन चीजों के हवाले से ये जो है ना एक्सेस कंट्रोल के डिफरेंट मॉडल है जिनको हम अभी वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, मैक के नाम से मॉडल है, ठीक है। ये क्या है, ये इंग्लिश में मैंने आपके लिए इसलिए लिखी है क्योंकि मेरा और आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी। वरना मैं नॉर्मली ये फिगर्स और इन चीज़ों की मदद से चीज़ों को एक्सप्लेन करना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। उसको चूंकि बुक्स भी मैंने आप लोगों को नहीं दी हुई थी, अगले सेमेस्टर अगले वाले उससे हम शायद क्विज भी शुरू कर दें, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा चलो टेक्स्ट वगैरह भी थोड़ा सा डाल दिया जाए। तो हम इस तस्वीर को देखते हैं कि इस तस्वीर में क्या चीज़ें एक्सप्लेन हो रही हैं। अच्छा, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल में वही वाली बात है कि आपका कुछ डाटा है, इस डाटा को आप ऑब्जेक्ट समझ लें, ठीक है। आपके सिस्टम के कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ डाटा है जिसको कुछ यूजर्स ने एक्सेस करना है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल के अंदर जो यूजर्स है या जो डाटा जनरेटर है, अब कुछ होंगे जो यूजर्स होंगे और कुछ होंगे जो डाटा जनरेटर या डाटा ऑनर होंगे, ठीक है।
तो एक बंदा है वो डाटा जनरेट करता है और बाकी सारे उस ऑर्गेनाइजेशन के यूजर या सॉफ्टवेयर के यूजर उस डाटा को यूज करते हैं, रीड करते हैं, राइट करते हैं, उसके अंदर कुछ काम करते हैं। तो मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल में जितना भी एक्सेस कंट्रोल के राइट्स होते हैं वो आपके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास होते हैं या किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास होते हैं। इवन जो बंदा डाटा खुद से जनरेट कर रहा होता है उसके पास भी राइट नहीं होता कि वो किसी और यूजर को उस डाटा के ऊपर एक्सेस दे सके। उसके लिए मैंडेटरी है कि ये जो एक्सेस कंट्रोल का जो भी काम है उस सिस्टम के अंदर वो आपका जो अथराइज पर्सन है, लाइक आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, वो इस चीज को डिसाइड करेगा कि ओके किस यूजर को किस डाटा पे कौन सा वाला एक्सेस देना है। ठीक है, इसकी एग्जांपल ले लो, ये हमारा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने यूनिवर्सिटी की एलएमएस में कोई फाइल अपलोड की तो फाइल आपके बाकी क्लास फेलोज को नजर नहीं आएगी, हालांकि वो फाइल आपने बनाई, आपने मेहनत की, आप उसके डाटा के ऑनर हो। बट स्टिल अगर आपने वो फाइल किसी दूसरे स्टूडेंट से शेयर करवानी है, अगर हम इस सिस्टम की एग्जांपल है, वैसे तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो उसको, लेकिन इस सिस्टम के अंदर रहते हुए तो आपको अपने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पास आना पड़ेगी। उसके पास ये राइट्स है कि वो आपके इस फोल्डर को उस सेकंड वाले पर्सन के साथ भी शेयर कर ले। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी वाली एग्जांपल दे दी। तो यहाँ पे हमारा यूं समझ लो कि मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल इंप्लीमेंटेड है, जिसमें इवन डाटा जनरेटर के पास भी ये राइट नहीं होता कि वो अपने डाटा को किसी दूसरे के साथ या उस डाटा को जिसके ऊपर उसको ऑथराइजेशन है, उसको राइट्स हैं, वो राइट्स किसी और के साथ भी शेयर कर सके। तो ये था मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, डैक। इसमें और जो मैंडेटरी वाला था उसमें फर्क ये है, इसमें जो यूजर्स होते हैं या जो डाटा जनरेटर होते हैं या जो डाटा ऑनर होते हैं उनके पास ये राइट होता है कि वो अपने किसी भी ऑब्जेक्ट की जो उनके अंडर कंट्रोल है, जो उनके अंडर कमांड है, उसका एक्सेस किसी सिस्टम के दूसरे यूजर को भी दे सके। उनको इस काम के लिए एडमिनिस्ट्रेटर को एक्सेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि यूनिवर्सिटी के एलएमएस के ऊपर अगर आपने कोई फाइल अपलोड की तो वो आपने किसी के साथ शेयर करनी है तो आपको किसी एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाना पड़ेगा जो यहाँ कॉमसेट्स का है। डिस्क्रिशनरी की एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे आप लोगों ने ड्रॉपबॉक्स यूज किया है, गूगल ड्राइव वगैरह यूज की भी है। उसमें आप एक फोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर कुछ डाटा रख देते हैं। तो क्या आप ड्रॉप बॉक्स के दूसरे यूजर्स के साथ वो डाटा शेयर कर सकते हैं? कभी करवाया फोल्डर शेयर? कर सकते हैं ना, आपके हाथ में है। आपने फोल्डर बनाया था, आपने उसके अंदर कोई डाटा रखा था या कोई फाइल बनाई थी। अब आप उसको शेयर के अंदर जाएं और शेयर में जाके उस यूजर का यूजर नेम या ईमेल एड्रेस वगैरह दे दें और उसमें ये भी बता दें कि ये इस फोल्डर को सिर्फ व्यू कर सकता है या एडिट भी कर सकता है। तो ये जो ड्रॉप बॉक्स का या गूगल ड्राइव का मॉडल है वो बेसिकली इस डैक मॉडल को फॉलो कर रहा होता है कि जो भी डाटा ऑनर उसके पास ये राइट होता है कि वो अपने डाटा को किसी दूसरे यूजर ऑफ दैट सिस्टम के साथ शेयर कर सके। ठीक है, तो जो मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल था उसकी एग्जांपल हमने यूनिवर्सिटी वाले एलएमएस की ले ली कि यहाँ पे आपको किसी भी चीज को जो आपने खुद ही बनाई है उसको शेयर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाना पड़ेगा, जबकि डैक वाले केस में आप ये काम नहीं कर रहे होते। आपके अपने पास राइट्स होते हैं कि आप जिस तरह का भी राइट देना चाहें, रीड का, अपडेट का, डिलीट का, वो आप उस सिस्टम के यूजर्स को खुद से दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब सपोज करते हैं कि आपके पास या तो डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल वाला मॉडल इंप्लीमेंटेड है या मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल वाला मॉडल इंप्लीमेंटेड है। तो 5, 10, 50, 20 तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपके यूजर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल कर रहा है एक्सेस राइट्स को या आप खुद कंट्रोल कर रहे हो, तो आपके लिए मसला बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना ड्रॉप बॉक्स का एक फोल्डर इन तीन के साथ शेयर करवाना है, तो आपको तीन वो उसमें टाइप करने पड़ेंगे और इनको आप शेयर दे दोगे। ठीक है, या आपने इन तीन से करवाना है और मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल है, वो फाइल आपकी यहाँ पड़ी हुई है आपके एलएमएस के ऊपर, तो आप एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाओगी, वो तीन यूजर सेलेक्ट करेगा, उनको सेव करेगा, उसको राइट सेट करेगा, तो वो काम हो जाएगा। लेकिन अब सपोज करते हैं कि आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, आपने उन 40 के साथ शेयर करवाना है, तो चाहे वो डैक हो चाहे वो मैक हो, तो क्या करना पड़ेगा? 40 वाला काम करना पड़ेगा। और सपोज एक ऐसी चीज है जो आपने अपने पूरे बीएस के 1 से लेके 7 के 8 सेमेस्टर तक जो स्टूडेंट है उन सबके साथ शेयर करवानी, तो फिर कितने ज्यादा यूजर्स को आपको उस तरह से मैनेज करना पड़ेगा। तो आपकी वो एक्सेस कंट्रोल की जो चीजें हैं ना वो बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है, और हो जाती थी जिस जमाने में मॉडल्स। तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा मुसीबत है, बड़ा काम करना पड़ता है, तो अब हम क्या करें?
उसके लिए फिर जो मॉडल जो इस मसले के सोल्यूशन के तौर पे है कि जब आपका सिस्टम एक्सपैंड हो जाता है, कोई एंटरप्राइज ग्रेड का सिस्टम है और उसमें आपको मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल इंप्लीमेंट करने के लिए बड़े सारे मसाइल का सामना करना फेस करना पड़ रहे हैं, उस सूरत में आपने फिर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मॉडल को इम्प्लीमेंट किया। ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है? आपने क्या किया कि आपने ग्रुपिंग कर ली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यही फाइल अपने पूरे सेमेस्टर्स के बच्चों के साथ शेयर करनी थी, तो आपने एक रोल बनाया सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 एंड सो ऑन सेमेस्टर 8 तक का। ठीक है, तो एक रोल बना दिया। अब आपने कोई फाइल सेमेस्टर 1 के बच्चों के साथ शेयर करनी है, तो आप जो सेमेस्टर 1 का रोल है उसको वो फाइल शेयर करवा दोगे। जितने भी स्टूडेंट उस सेमेस्टर 1 के रोल के मेंबर्स होंगे ना, उन सबको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आपने एक बार कॉन्फ़िगरेशन कर ली कि आपने एक रोल बनाया सेमेस्टर 1 का, और जितने स्टूडेंट्स इस वक्त सेमेस्टर 1 में, उन सारों को उसका मेंबर बना दिया। फाइन। अब जब भी आपने वो फाइल सेमेस्टर 1 के साथ शेयर करनी है, तो आपको सिर्फ एक रोल के साथ शेयर करनी पड़ेगी। जो ही आप उस रोल के साथ शेयर करोगे, उस रोल के जितने मेंबर थे उन सबको वो वाली फाइल का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेमेस्टर 8 टिल, मतलब 8 रोल्स हैं, तो पहले आपको, आपकी क्लास में 40 बच्चे थे और आपके टोटल जितने भी वो चल रहे हैं उसमें 400 स्टूडेंट्स थे, फॉर एग्जाम्पल जितने भी सेमेस्टर सारे के सारे 1 से लेके 8 तक। तो पहले आपको वो फाइल शेयर करवाने के लिए 400 लोगों को अपनी लिस्ट में ऐड करना पड़ता था। अब आपको सिर्फ कितने ऐड करने पड़ेंगे, हफ्ता आप बताओ? एक। अगर मैंने सब 400 के 400 के साथ करवाना है 1 से लेके 8 तक। हाँ, एक नहीं होगा ना, 8 रोल्स होंगे ना। हमने इस मॉडल में कहा था कि हम हर सेमेस्टर के लिए एक रोल बना रहे हैं ना, कि सेमेस्टर 1 का एक रोल बन गया, जितने बच्चे सेमेस्टर 1 के थे उसमें ऐड हो गए, सेमेस्टर 2 के लिए एक और रोल बना लिया, सेमेस्टर 3 के लिए। तो आपके पास 8 लोगों से आप शेयर करोगे, 8 रोल से आप शेयर करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो 400 स्टूडेंट्स के साथ शेयर हो जाएगा। तो आसानी होगी मैनेजमेंट की। ठीक है, बाकी चीजें उसी तरह से हैं। फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो फॉर एग्जाम्पल है सेमेस्टर 2 में, लेकिन उनका सेमेस्टर 1 का कोई कोर्स गड़बड़ कर रहा था, तो वो सेमेस्टर 1 का कोर्स भी पढ़े, लाइक वो दोनों ग्रुप्स के मेंबर हैं, तो उन तक भी वो फाइल पहुंच जाएगी। ठीक है, इसी एग्जांपल को अगर हम थोड़ा सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, तो आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगी, आपकी कुछ फाइल्स है, आपके कस्टमर का डाटा है, आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, वेब का डाटा है, ऑर्डर्स का डाटा है, और आपके कुछ रोल्स होंगे, जैसे प्रोडक्शन ऑपरेटर है, टेस्टर है, कोडर है, एंड यूजर्स हैं और मैनेजर्स हैं। अब क्या होगा कि जो मैनेजर्स है, तो फॉर एग्जाम्पल आपका जो यूजर 1 है वो मैनेजर है, यूजर 7 मैनेजर है और यूजर 10 मैनेजर है। ठीक है, इसी तरह से मे बी यूजर 2 जो है वो प्रोडक्शन का ऑपरेटर भी हो, और साथ वो वह प्रोडक्शन के एरिया का मैनेजर भी हो। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन ऑपरेशन भी वो कर रहा है, तो उसको प्रोडक्शन की मशीनों पे भी एक्सेस है, क्योंकि वो वहां का मैनेजर है, तो उसको नीचे मशीनों पे भी एक्सेस है, और उसके अलावा वो भी है। या आप इसकी एग्जांपल अगर एलएमएस की ले, तो आपकी एचओडी कौन है? डॉक्टर फरहाना है। ठीक है, वो टीचर भी है, क्योंकि वो कुछ सब्जेक्ट्स भी पढ़ाती होंगी, प्लस वो एचओडी भी हैं। ठीक है, अब उनको 2 रोल्स मिले हुए हैं ना, तो ऐसी फाइलें जो एचओडी को नजर आनी चाहिए वो भी इनको नजर आ रही हैं, और चूंकि वो कोई ना कोई कोर्स भी पढ़ा रही होती हैं, तो उनको वो जो इंस्ट्रक्टर वाला रोल है वो भी मिला हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने एक दो क्लासेस लेनी है, तो उसमें जो इंस्ट्रक्टर के हवाले से क्लासेस के सारे अटेंडेंस के सारे एक्सेस है, राइट्स, वो भी होने चाहिए। तो उनको 2 रोल मिले हुए हैं यहाँ के एलएमएस में। ठीक है, तो यहाँ रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल की मदद से हमने क्या किया कि हमने अपने जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स थी उनको रोल्स में ट्रांसलेट किया। ठीक है, जिन यूजर्स को वो रिक्वायर्ड रोल या रिक्वायर्ड एक्सेस चाहिए था अपना काम करने के लिए, उनको हमने उस रोल का मेंबर बना दिया, और ऑब्जेक्ट्स का एक्सेस जो है हमने रोल के साथ मैप कर दिया। ठीक है, तो जो ही हम किसी यूजर को किसी रोल का मेंबर बनाते हैं, उस रोल को जितने ऑब्जेक्ट्स के एक्सेस के राइट्स मिले हुए होते हैं, ऑटोमेटिकली वो उस यूजर को भी मिल जाते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एचओडी चेंज हो जाते हैं, डॉक्टर फरहाना की जगह डॉक्टर कोई और आ जाती हैं, अब क्या होगा, हम सिंपल उनको उस रोल की मेंबरशिप से हटा देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो एचओडी वाले एक्सेस उनके खत्म हो जाएंगे। और जो दूसरे नए पर्सन आए हैं, उनको जब उस रोल का मेंबर बनाएंगे, तो उनको ऑटोमेटिकली वो सारी फाइल्स दोबारा से मिल जाएगी, पिछली वाली भी जिसमें पिछले एचओडी ने काम किया हुआ था, और नेक्स्ट वाली भी जो कि नए जो एचओडी आके काम करेंगे। ठीक है, तो इसने हमारे उन मसाइल को, काफी सारे मसाइल को जो एक्सेस कंट्रोल के थे वो खत्म कर दिया। फिर इसके बाद एक आ गया रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, वो था रोल बेस्ड, ये रूल बेस्ड हो गया। इसमें क्या फर्क है उस वाले से? इसमें सिर्फ ये फर्क है कि
इसमें जो एक्सेस कंट्रोल है वो किसी रूल को वैलिडेट करने के बाद होता है। मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपके एचओडी हैं, वो अपने स्टूडेंट्स के डाटा को एक्सेस कर सकती हैं, बट हमने ये इंश्योर किया कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो सैटरडे एंड संडे को ऑफ होती है। ठीक है, तो चूंकि वो सैटरडे और संडे को ऑफ होती है, तो हमने एक रूल साथ ऐड कर दिया कि एचओडी कैन एक्सेस दीज फाइल्स बट ओनली ऑन वीकडेज। तो जब एक्सेस की रिक्वेस्ट आएगी, तो पहले तो वैलिडेट होगी आपके रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल से कि क्या ये जो फाइल एक्सेस कर रहे हैं, क्या इसका एक्सेस इनको है कि नहीं है। तो पता चलेगा कि हाँ ठीक है, एक्सेस तो है। लेकिन हमने साथ रूल भी डाला हुआ है कि वो चूंकि हमारी यूनिवर्सिटी सिर्फ इन 5 दिनों में ओपन होती है, सैटरडे और संडे को यूनिवर्सिटी क्लोज होती है, तो सैटरडे और संडे को अगर कोई बंदा इन फाइलों को एक्सेस करने की कोशिश करे, तो हो सकता है कि उसने आपके एचओडी का कंप्यूटर हैक किया हुआ हो, या आपकी सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी की जो स्टाफ होता है वो तो यहाँ पे अवेलेबल होता है ना, मतलब आपकी यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी वाले लोग तो बैठे होते हैं। ठीक है, कोई इंट्रूडर भी हो सकता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड भी हो सकता है, वो हो सकता है कि आपके एचओडी का कंप्यूटर हैक करके उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हो डाटा को। तो हम क्या करेंगे, हम एक रूल भी डाल देंगे कि ओके फाइन, एचओडी इन फाइल्स को एक्सेस तो कर सकती है, बट फ्रॉम 9 AM टू 5 PM ओनली। इसके अलावा अगर वो रात को 2 बजे उनके कंप्यूटर से रिक्वेस्ट आती है, तो भी इसको वैलिडेट ना करो। और सैटरडे और संडे को फुल डे में 24 आवर्स में कभी भी रिक्वेस्ट आती है, तो उसको भी वैलिडेट ना करो। तो हमने साथ एक रूल ऐड कर दिया, तो मजीद हमने अपने सिस्टम को सिक्योर कर लिया। ठीक हो गया ना। अब ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपकी एक्चुअली जो भी इम्प्लीमेंटेशन है सिक्योरिटी की, उसकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमने एक एग्जांपल के तौर पे ये वाली शेयर कर ली। ठीक है, फिर है एक एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स मॉडल। इसमें हम क्या करते थे, ये वही एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स मॉडल मॉडल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसके अंदर हम ऐसे एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, इस मैट्रिक्स में एक साइड पे हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 एंड फाइल 4, और दूसरी साइड पे हमारे सब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4। और ये जो इनका क्रॉस सेक्शन बन रहा है, उसके ऊपर हम उस यूजर के उस फाइल के ऊपर राइट्स को मेंशन कर देते हैं। जैसे हमारा यूजर 1 है, इसको फाइल 1 पे रीड का एक्सेस है, फाइल 2 पे राइट का है, फाइल 3 का ये ऑनर है, और फाइल 4 पे इसको कोई भी राइट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सेस कंट्रोल मॉडल जो हमें ये सजेस्ट करता है कि जो अपने यहाँ किसी जगह पे एक्सेस कंट्रोल इंप्लीमेंट करें, तो आप इस तरह से एक मैट्रिक्स बना लें, और उसमें जितने भी आपके सिस्टम के सब्जेक्ट्स हैं, उनको जिन जिन ऑब्जेक्ट्स पे राइट हैं, वो ऐसे क्रॉस सेक्शन के ऊपर मेंशन कर दें। ठीक है, तो आप इसको एक नजर में देखेंगे तो आपको अपने सिक्योरिटी के हवाले से जो जो एक्सेसेस दिए हुए हैं, उनका एक ग्लैंस में आइडिया हो जाएगा कि फला फाइल पे किस किस यूजर को एक्सेस है। तो आप इस वाली लाइन को पढ़ लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस सब्जेक्ट को इस वाली फाइल 2 के ऊपर कौन कौन से वाले एक्सेस दिए हैं। ठीक है, या आप ये देखना चाहें कि यूजर 4 को कौन कौन सी फाइल पे कौन कौन सा वाला एक्सेस है, तो आप उस यूजर 4 वाली रो को जब चेक करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि उसको फाइल 1 पे ये वाला एक्सेस है, फाइल 2 पे ये वाला एक्सेस है, फाइल 3 पे। ठीक है? तो एक ग्लास में आपके सामने पूरी पिक्चर आ जाएगी इसकी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है, ये था हमारा एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स वाला मॉडल। उसके बाद आता है एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। अच्छा, एक और चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा कि आप लोगों की जब भी आप आइंदा जिंदगी में प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे, तो वहां पे आप ये मल्टीपल तरह के मॉडल्स को इस्तेमाल कर पाओगे एज पर द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट ऑफ योर सिस्टम और योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म में क्या होता है कि आप अपने सब्जेक्ट के साथ भी कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड कर देते हो, और अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ भी कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड कर देते हो। कैसे? आप कहते हो कि जनाब ये जो फॉर एग्जाम्पल ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये साइन के फॉर्म में शो हुए हैं, ये जो दो हैं इनके साथ ये हार्ट साइन ऐड हुआ हुआ है, इनके साथ एक स्टार साइन है, ये एट्रीब्यूट है इनका, और इन दोनों के साथ ये जो है ना फ्लैश का साइन आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके किसी सिस्टम के अंदर ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स हो गए। ठीक है, इसको हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में ट्रांसफर करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये जो फ्लैश है इसका मतलब है कि ये फाइनेंशियल डाटा है इन इन एरियाज में, इन ऑब्जेक्ट्स में। इसके अंदर एचआर का डाटा है, और इसके अंदर प्रोक्योरमेंट का डाटा है, स्टोर्स एंड इन्वेंट्री का डाटा है। ठीक है, तो ये हमारे थे ऑब्जेक्ट्स जिनके साथ हमने कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड कर दिए।
देन हम क्या करते हैं कि हम जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको कुछ एट्रीब्यूट्स के ऊपर एक्सेस दे देते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा जो ये टीम है इसको हमने सिर्फ इन्वेंट्री के हवाले से एक्सेस दे दिया कि ये वाली जो टीम है ये इन्वेंट्री के डाटा को छेड़ छाड़ कर सकेगी, उसमें ऐड अपडेट डिलीट वाले ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेगी। जो ये वाले हैं ये आपके सिर्फ फाइनेंशियल डाटा के ऊपर काम कर सकेंगे। और ये जो एचआर वाले लोग हैं ना, क्योंकि इन्होंने यूजर्स को मतलब एनरोल भी, एम्प्लॉयज को एनरोल भी करना होता है, उनकी सैलरीज के ऊपर भी रिव्यू करना होता है कि सैलरी में रेज देनी है नहीं देनी, तो इनको हमने फाइनेंस का डाटा का भी एक्सेस दे दिया और साथ एचआर के डाटा का भी एक्सेस दे दिया। तो इनको हमने दो एट्रीब्यूट्स इन वाले ग्रुप्स के ऊपर ऐड करवा दिए। तो अब क्या होगा कि जब भी इनमें से कोई किसी डाटा को एक्सेस करने लगेगा तो वो चेक करेगा कि क्या ये जो डाटा है जिसकी इन्होंने रिक्वेस्ट रेज की है इसका एट्रीब्यूट कौन सा है। तो पता चलेगा कि इसका एट्रीब्यूट है एचआर का। तो वो देखेगा कि क्या इस यूजर को एचआर के एट्रीब्यूट के ऊपर राइट्स हैं कि नहीं है। अगर राइट्स होंगे तो एक्सेस मिल जाएगा, अगर राइट्स नहीं होंगे तो एक्सेस डिनाई हो जाएगा। ठीक है, और अगर राइट्स हैं तो कौन से वाले हैं वो फिर एक अलग कहानी आती है कि क्रिएट कर सकते हैं डाटा को, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है या सिर्फ रीड कर सकता है। अच्छा, उसके बाद एक थोड़ा सा बड़ा मशहूर और बड़ा टेक्निकल किस्म का मॉडल आता है जिसका नाम है बेल लापाडूला मॉडल। बेल लापाडूला मॉडल क्या करता है कि ये कहता है कि किसी यूजर को नंबर वन, मतलब उसने कहा कि हर यूजर की सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन होगी। ठीक है, हम इसको नंबरिंग में ले लेते हैं कि क्लासिफिकेशन है फॉर एग्जाम्पल हमारी 1 से लेके 5 तक। 5 हम कहते हैं हायर साइड है और 0 या 1 जो है वो हमारी सबसे लोअर साइड ऑफ द क्लासिफिकेशन है सिक्योरिटी। तो हम सपोज करते हैं कि एक यूजर है तो उसकी भी कोई क्लासिफिकेशन होगी कि ये यूजर जो है ये फॉर एग्जाम्पल 3 लेवल तक का डाटा रीड कर सकता है सिक्योरिटी का। 3 से ऊपर वाले इसको ऑथराइज नहीं है, इसकी क्लासिफिकेशन 3 है, 3 से नीचे। तो इसका जो पहला रूल कहता है कि नो रीड अप, कि जो यूजर है वो अपने लेवल से ऊपर वाले लेवल के डाटा को रीड ना कर सके। ठीक है, और ये कंसीडर कीजिएगा ये कॉन्फिडेंशियलिटी का मॉडल है बेल लापडुला जो है। और ये सिर्फ अपने लेवल के ऊपर या अपने से नीचे वाली सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन का जो लेवल है उस डाटा को रीड कर पाएगा। अपने से ऊपर वाले लेवल के डाटा को रीड करने की कोशिश करेगा तो ये डिनाई हो जानी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू है नो राइट डाउन। ठीक है, रीड की तो ये वाली बात होगी कि अपने से ऊपर वाले क्लासिफिकेशन वाले लेवल को ये वो नहीं कर सकता। नो राइट डाउन का मतलब ये है कि ये अपने लेवल के ऊपर का जो डाटा है ना उस क्लासिफिकेशन का डाटा ही जनरेट कर सकता है। मतलब जो डाटा जनरेट करेगा उसकी क्लासिफिकेशन या 3 होगी या 3 से अबव होगी। ये 2 लेवल की क्लासिफिकेशन का डाटा राइट नहीं कर सकता अपने से नीचे वाले लेवल के ऊपर जाके। ठीक हो गया। और अगर आप इसको हाईली स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में इंप्लीमेंट करते हैं जो कि इसकी स्टार कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। ठीक है, देखें अब आप बैंक में कर रहे हैं तो बैंक की सिक्योरिटी लेवल कुछ और तरह की होगी, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट कुछ और तरह की होगी, यूनिवर्सिटी की कुछ और तरह की होगी, और आप किसी मिलिट्री या डिफेंस साइड पे चले जाते हो तो वहां पे तो बिल्कुल ही ऑल टुगेदर ज्यादा स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी ना। तो इस तरह के किसी एनवायरनमेंट में आप चले जाते हो तो वहां पे तो आपका है नो रीड अप एंड नो राइट डाउन। आप सिर्फ अपने लेवल के ही क्लासिफिकेशन की चीजों को एक्सेस कर सकोगे, उसके अलावा नहीं। ठीक हो गया। तो ये था बेल लापडुला मॉडल। और जो पिछली 2 स्लाइड्स थी इसमें बेसिकली इसी हवाले से ये सारी बातें जो मैं आपसे भी कर रहा था वो एक्सप्लेन हुई हुई हैं, ये वाली। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है और ये फर्स्ट वाली इसके अंदर, ये आप स्लाइड्स में बाद में देख सकते हैं क्योंकि इंशाल्लाह रमज़ान बरकतों का महीना होगा तो मे भी शायद हमारे अगले लेक्चर में रमज़ान आए या ना आए कोई कंफर्म नहीं है, मे भी शायद नहीं है। तो हम जरा क्विज वाली एक्टिविटीज भी शुरू करेंगे फिर, हैं? रमज़ान में क्या होगा? क्विज करवाने, खड्डे थोड़ी खुदवाने हैं, है ना? बल्कि अच्छा नहीं है, थोड़ी देर जरा मेरे भी मुंह को सुकून मिल जाएगा, मैं भी थोड़ी देर चुप होके आप लोगों से काम करवा लूंगा। तो देखो टाइम कंस्ट्रेंट है ना, मुझे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, जब रमजान खत्म हो जाएगा तो फिर कहोगे कि अब तो सर ईद आ रही है तो अभी तो सर क्विज ना लें, फिर ईद चली जाएगी तो कहोगे बकरा ईद आ रही है,
अब पेपर आने वाले हैं सर, हमारे पेपर होने वाले हैं। ये तो देखो कुछ चीजें ऐसी है ना जो हमारे एक नॉर्म में शामिल है, कल्चर में, तुमको हमने करना ही है, बाकी परेशान ना हुआ करो ज्यादा। सर एट्रीब्यूट एक्सेस कंट्रोल है, रोल बेस उसका सब डोमेन लगा है, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल कुछ नहीं आएगा, एक्सेस कंट्रोल नहीं फाइल से जिस तरह रूल है कि एचओडी सैटरडे संडे को होता है तो एक्सेस नहीं करते। अब एट्रीब्यूट में हम ये डाल सकते हैं कि वो दोनों ने एक्सेस करना है, सैटरडे संडे को भी कोई मार्क्स वगैरह अपलोड करते हैं या कुछ सब्जेक्ट का एट्रीब्यूट रोल तो वो हो गया कि सैटरडे संडे हो। एट्रीब्यूट में ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो बेस्ट जाएगी कि जी मुझे एक्सेस दी जाए या मैं वाकई में वो पर्सन हूँ जो एक मिनट बताता हूँ क्लियर कर दूं। देखो इन तीनों में फर्क है, रूल में और एट्रीब्यूट में। कैसे? इम्प्लीमेंटेशन का फर्क है ना। आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 3 मॉडल मिक्स भी कर सकते हो, 2 मॉडल मिक्स कर सकते हो, एक कर सकते हो, अगर आप बात समझो। अगर मैं जाऊंगा ना रोल बेस में, तो मुझे एक एचओडी का रोल बनाना पड़ेगा, ठीक है? या अगर हम एचआर वाली एग्जांपल इसमें डिस्कस करें, एट्रीब्यूट के ऊपर आप कंफ्यूज हो रहे हो दोनों में, तो मुझे एक एचआर का रोल बनाना पड़ेगा, और उस रोल के इधर से भी मेंबर बनाने पड़ेंगे, और उधर से एक्सेस भी देनी पड़ेगी ना। ये एक बीच में काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, रोल बनाने वाला। लेकिन उधर से मुझे यूजर को भी मेंबर बनाना पड़ेगा, इधर से डाटा को भी इस रोल के अगेंस्ट राइट देने पड़ेंगे, करना पड़ेगा ना। इसको आसान बनाने के लिए मैं इसीलिए जो तरतीब से जा रहा हूँ ना, ये वैल्यू इन्हेंसमेंट हो रही है, चीजों आसानी की तरफ जा रही है या ज्यादा सिक्योरिटी की तरफ जा रही है। एट्रीब्यूट में क्या होगा, आपने रोल नहीं बनाना है, बीच में कोई काम नहीं करना। आपके पास एक फाइल आई, आपने कहा एचआर की फाइल है। आपके पास कोई और चीज आई, आपने कहा एचआर की फाइल है। कोई और चीज आई, आपने कहा फाइनेंस की फाइल है। अब आपने उस फाइल के साथ एक काम कर लिया कि फाइल के ऊपर एट्रीब्यूट मेंशन कर दिया, ठीक हो गया। यूजर आपके पास नया आया, आपने कहा ये एचआर का यूजर डाटा एक्सेस कर सकता है। दूसरा बंदा आया, उसके ऊपर भी आपने टिक लगा दिया कि यार ये एचआर और फाइनेंस दोनों का डाटा एक्सेस कर सकता है। ये दोनों काम किए, तो आपका एट्रीब्यूट बेस्ड सिस्टम चल पड़ा ना। रोल के केस में क्या करना पड़ता, कितने काम, इसमें 2 काम किए थे एट्रीब्यूट वाले में। उसमें क्या करते हैं, हमने पहला काम किया, रोल बना दिया, कि एक एचआर का रोल बनाया, एक फाइनेंस का रोल बनाया, एक इन्वेंट्री का रोल बना दिया। तो पहला काम किया कि एक रोल बना दिए कुछ। दूसरा काम ये किया कि हमने ऑब्जेक्ट्स को उन रोल्स का मेंबर बनाया, कि एचआर को इस फाइल पे राइट होंगे, इसको इस पे राइट होंगे, इसको इस पे राइट होंगे। दूसरा काम किया। तीसरा काम किया कि यूजर्स को भी उसका मेंबर बनाया रोल का। तो कितने काम हुए, उसमें कितने हुए थे, उसमें एक सॉरी फाइल 2 हुए थे ना, कि ऑब्जेक्ट्स में भी एट्रीब्यूट बताए और सब्जेक्ट्स को भी एट्रीब्यूट एक्सेस दिया। तो कम काम किया कि ज्यादा काम किया, तो एट्रीब्यूट वाले में। कैसे? तुम्हें मैं बाद में समझाऊंगा, ये 1 बजे के बाद मिलना, 15 मिनट होते हैं मेरे पास ना वो करने के लिए। बल्कि तुम यूं करना कि 12:55 में इनको छोड़ूंगा ना, तुमने बैठे रहना, मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा ऐसा वगैरह, ठीक है? अभी हम चलते हैं बेटा आगे ना, एक्सेस कंट्रोल का अगला मॉडल है टेक ग्रांट। अच्छा, टेक ग्रांट मॉडल क्या करता है? ये भी उसी तरह के मॉडल है, और ये ग्रेजुअली इंप्रूव होते जा रहे हैं सिस्टम। मतलब पहले वाले में कुछ मसले थे, जिसको इंप्रूव करने के लिए सेकंड मॉडल आया, फिर थर्ड आया, फिर नेक्स्ट आया, ठीक है? टेक ग्रांट में, मतलब टेक में और ग्रांट में, ये बेसिकली 2 चीजों में कुछ एक्टिविटीज होती हैं, जिसको उन्होंने टेक ग्रांट मॉडल का नाम दे दिया। तो हम पहली एक्टिविटी पे आते हैं, जो थी टेक। टेक में वो क्या करता है कि आपके पास एग्जांपल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है जेड, जो कि येलो कलर से यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है? अच्छा, अगर आपके पास एक सब्जेक्ट है जिसके पास एक्सेस है उस जेड फाइल को रीड करने का, राइट करने का, कुछ भी करने का, और आपके पास एक और सब्जेक्ट है एक्स, जो कि ग्रांट ले सकता है वाई से। जैसे हमने उस वाले में बात की थी ना, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल में, उसमें क्या होता था कि आप किसी को भी एक्सेस दे सकते थे अपने डाटा का। डिस्क्रिशनरी में आप किसी को भी अपने डाटा का एक्सेस दे सकते थे। टी ग्रांट में हमने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा दी। हमने कहा कि अगर आपकी ऑनरशिप में कोई फाइल है, और या आपके एक्सेस में कोई फाइल है, आपके पास उसका एक्सेस है, राइट वाला, रीड वाला, और किसी और यूजर को आपने थराइज किया हुआ है कि ये आपसे ग्रांट ले सकते हैं, तो आप उसको उस सब्जेक्ट की ग्रांट दे भी सकते हैं।
ये बात समझ आई है? ठीक है, ये हो गया टेक वाला। अगर एक्स के पास राइट्स हैं कि वो आपसे टेक कर सके किसी एक्सेस को, तो आपके पास जितनी चीजों का एक्सेस है और जोन जोन सा वाला एक्सेस है, वो चीजें एक्स आपसे टेक कर सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। ये आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल समझ लो कि फॉर एग्जांपल आपकी एचओडी हैं और उनके पास कुछ खास चीजों का एक्सेस है आपके कोर्स के हवाले से, ठीक है, कोर्स कंटेंट्स के हवाले से या आपके रिजल्ट्स के हवाले से, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हम अपने क्लास की एग्जांपल लेते हैं कि उनके पास एक्सेस होगा कि वो जो भी आप लोगों ने असाइनमेंट्स या क्विजेज या पेपर्स दिए हैं वो आपकी एचओडी भी व्यू कर सकें। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल ये जो बच्ची है विटामिन डी वाली, ये कहती है कि नहीं सर ने तो मेरी बड़ी गलत मार्किंग की है तो मेरे तो नंबर बड़े कम आए हैं। तो ये एचओडी के पास ले जाती है, ठीक है। तो अभी जाकर उनको ये तो नहीं बताएगी मैं बातें बहुत ज्यादा क्लास में बैठ के कर रही होती थी तो उससे मेरे नंबर कम आए, तो ये तो कहेगी कि मैंने तो ठीक पेपर किया था लेकिन गड़बड़ हो गई। अब इस अगर हम एग्जांपल लें इस टेक ग्रांट टेक वाले मॉडल की, तो ये जब डॉक्टर फरहाना के पास जाएगी ना तो डॉक्टर फरहाना के पास आपके इन पेपर्स का एक्सेस है पूरा, एक मेरे पास है और एक डॉक्टर फरहाना के पास है बीइंग एचओडी। तो अब डॉक्टर फरहाना तो सारे उन पेपर्स को चेक नहीं करेंगी ना, ठीक है, लेकिन उनके पास राइट्स हैं। वो क्या करेंगी कि वो मैम नजला को कहेंगी कि मैं आपको ये वाला पेपर जो है इसका राइट दे रही हूँ, रीड ओनली। तो आप क्या करें इसको जरा रिव्यू करके मुझे ये बताएं कि क्या ये इस पेपर की मार्किंग ठीक हुई भी है या इसमें कोई गड़बड़ है। तो ये एग्जांपल हो गया किसका, टेक वाले राइट्स का, कि एक यूजर है जिसके पास इनके पेपर का एक्सेस था, इन्होंने किसी भी काम की वजह से वो एक्सेस इसको, जो उन्हीं की टीम की कोई मेंबर थी जिसके पास ये राइट्स थे कि वो इनसे ग्रांट ले सकती हैं एक्सेस की, उनको ये एक्सेस दे दिया कि ओके फाइन आप जो है ना इस चीज को रिव्यू कर लें और इस केस को मुझे सॉर्ट आउट करके इसकी रिपोर्ट पेश करें, ठीक है। तो ये टेक ग्रांट वाला एक्सेस हो गया। तो जब ये राइट्स दे देंगी तो अब क्या होगा कि आपकी जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है उसको भी इस पेपर का राइट मिल जाएगा जिसका राइट पहले इनके पास था। ठीक हो गया, तो टेक वाली एग्जांपल समझ में आ गई, ठीक है। अब हम इसका दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं ग्रांट वाला। ग्रांट ये कहता है कि इसी का दूसरा एस्पेक्ट समझ लें कि कुछ चीजें टेक के थ्रू ली जाती है, कुछ ग्रांट के थ्रू ली जाती है। कि फॉर एग्जाम्पल आपका यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेटर है और ऑटोमेटिकली उसके पास भी ये सारे डाटा को देखने के राइट्स होंगे बिकॉज असल में तो कंट्रोल उसके पास है ना, उसने आगे सेग्रीगेशन इन लोगों पे इम्प्लीमेंट की हुई है। तो एक तरह से वो मैंडेटरी एक्सेस वाले कंट्रोल के सिस्टम पे काम कर रहा होगा, ठीक है। तो अब अगर उसके पास किसी चीज का, यानी कि आपका यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास किसी डाटा का राइट है उसको रीड और राइट करने का, और उसके पास ग्रांट की एक्सेस भी है, तो वो जितने लोगों को ग्रांट करने की उसके पास एक्सेस है ना वो इस ऑब्जेक्ट पे उन यूजर्स को चाहे सारी की सारी एक्सेस की राइट्स दे दे चाहे उनमें से कुछ के दे दे। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि उसके पास जेड वाली ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्स के पास रीड और राइट का एक्सेस था, ठीक है, और एक और सब्जेक्ट था वाई जिसको इसके ऊपर कुछ काम करना था फाइल पे। तो इसने कहा ओके फाइन मैं आपको ग्रांट करता हूं इस फाइल पे राइट करने का एक्सेस। तो उसने अपने रीड और राइट में से सिर्फ राइट वाला जो फंक्शन है वो उसको ट्रांसफर कर दिया, इसी तरह से वो रीड वाला भी कर सकता था, ठीक है। तो ये टेक ग्रांट मॉडल है, ये किसी हद तक डिस्क्रिशनरी और मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल का एक नेक्स्ट वर्जन है, ठीक है। लेकिन इसमें उन्होंने लिमिटेशन ये लगा दी कि ये आप बेसिक डाटा ऑनर है या आपके पास राइट्स हैं भी तो आप सबको नहीं दे सकते, सिर्फ उन्हीं को दे सकते हैं जिनके पास या तो आपसे टेक करने के राइट्स हों ग्रांट्स, या आप या ग्रांट करने के राइट्स हों या आपसे टेक करने के एक्सेस रिक्वायरमेंट के राइट्स हों, ठीक है। तो एक तीसरा लेवल ऐड हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है जैसे वो सीएस डिपार्टमेंट में कोर्स रजिस्टर करने के लिए उधर से भी कर सकते हैं, हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अगर वो चाहे उधर से ड्रॉप भी कर सकते हैं। वो ड्रॉप भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, हम ना भी करें तो वो ड्रॉप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो अगला मॉडल है हमारा वो है मल्टी लेवल सिक्योरिटी मॉडल, जो कि इस फिगर में डिपिक्ट किया हुआ है। इसमें क्या होता है कि चूंकि सिक्योरिटी के एक्सेस वगैरह देने का काम काफी कम्बरसम होता है और इसके लिए आपको डेडिकेटेड पर्सन्स बिठाने पड़ते हैं और वो जाहिर है अच्छी खासी इस हवाले से वर्कआउट कर रहे होते हैं, देन आपके सारे एक्सेस कंट्रोल के मॉडल्स इंप्लीमेंट होते हैं। तो उन्होंने इसको थोड़ा सा और चेंज कर दिया, तो उन्होंने कहा कि ये किसी हद तक उस एट्रीब्यूट बेस्ड मॉडलिंग से बनता है। एट्रीब्यूट बेस्ड मॉडलिंग में सिर्फ एक लेवल था, कौन सा, एचआर का डाटा है, फाइनेंस का डाटा है,
और किसी और चीज का डाटा है, तो जिसको आपने एचआर के डाटा पे राइट्स दिए उसको सबकी सब चीजें मिल गई, ऐसा ही है। मल्टी लेवल सिक्योरिटी में क्या आएगा, आप कहेंगे नहीं, आपने एट्रीब्यूट बेस्ड सिस्टम या मैक या डैक या कोई भी रोल बेस्ड वट आपने अप्लाई कर दिया, यहां तक तो काम ठीक हो गया। लेकिन एक पर्सन जिसको एचआर के डाटा का एक्सेस है, क्या वो सभी एचआर के डाटा को एक्सेस कर सकता है? अगर ऐसा कर सकता होगा तो आप लोगों को शायद आइडिया होगा कि जब भी हम, लकड़ी आपकी क्लास अब खत्म होती है? अच्छा, चलो क्लास, अच्छा वहां पे थे। अच्छा, तो उसमें हम ये करेंगे कि अ, हम जो ऑफिसेस वगैरह में होते हैं तो आपको शायद इसका आइडिया होगा कि उनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं, ठीक है? वो आपका जो बॉस होता है, जो आपका हेड होता है, वो फिल करता है, और उसकी बेस पे जो हमारी नेक्स्ट प्रमोशंस है, नेक्स्ट रिपुटेशंस और इस तरह की चीजें होती हैं, वो उस पे बेस कर रही होती हैं, ठीक? और वो कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, तो वो हर बंदे की लिखी जा रही होती है, तो ऑटोमेटिकली एचआर वाले बंदों की भी लिखी जाएंगी। अब इसका रिकॉर्ड एचआर मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि मेरी जो एसीआर है वो मुझे पता नहीं होनी चाहिए, वो मेरे बॉस को पता होनी चाहिए या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को पता होनी चाहिए। इसी तरह डिपार्टमेंट एक एचआर का भी है जिसके पास ये सारा डाटा पड़ा हुआ है। तो अगर हम किसी यूजर को एचआर के एट्रीब्यूट का राइट देते हैं तो उसको तो एचआर का सारा डाटा नजर आना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि इसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एसीआर भी नजर आना शुरू हो गई। तो अगर कोई मेरा दोस्त बैठा हुआ है तो मैं उससे कहूंगा यार जरा चेक करके बताओ मेरी एसीआर में कितने मार्क्स लगे हुए हैं इस साल के, तो वो देख के बता सकते हैं, बिकॉज उसके पास एट्रीब्यूट बेस्ड राइट है कि वो डाटा के ऊपर एट्रीब्यूट एचआर का लगा हुआ है, ये जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, तो ऑटोमेटिकली वहां से देख के मुझे बता सकते हैं। इवन उसको अपने अपने डाटा का पता चल जाएगा कि मेरे बॉस ने मुझे कितने नंबर दिए हैं, बिकॉज वो फाइल जाके एचआर में सेव हो रही है और उसके ऊपर एचआर का एट्रीब्यूट लगा हुआ है। तो यहां पे हम मल्टी लेवल सिक्योरिटी का मॉडल ले आते हैं। ये क्या करेगा, ये कहेगा ओके फाइन, आपके पास एचआर का तो राइट है, एट्रीब्यूट की वजह से आपको एक्सेस मिल रहा है, बट हम इस एचआर में 4 लेवल बना देते हैं डाटा के। एक है टॉप सीक्रेट, एक है सीक्रेट, एक है फॉर एग्जाम्पल रिस्ट्रिक्टेड, और एक प्रोटेक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड, और एक अनक्लासिफाइड है। तो अब जो एचआर के एट्रीब्यूट के अंदर फाइलें बन रही हैं उसके ऊपर हम एक और लेवल ऑफ द सिक्योरिटी लगा देते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि टॉप सीक्रेट जो है ना, ये एसीआर की जितनी फाइलें हैं, इनके ऊपर मैंने टॉप सीक्रेट लगाया होगा। तो ये सिर्फ एचआर के हेड को व्यूएबल होंगी, क्योंकि उसको हमने टॉप सीक्रेट का भी राइट दे दिया कि ये एचआर के टॉप सीक्रेट को भी देख सकता है, सीक्रेट को भी देख सकता है, प्रोटेक्टेड को भी देख सकता है, और अनक्लासिफाइड को भी देख सकता है, ठीक है? लेकिन एचआर में जो नीचे के लोग होंगे उसमें से किसी को सीक्रेट प्रोटेक्टेड और इसका राइट दे देंगे, किसी को हम सिर्फ प्रोटेक्टेड का दे देंगे, और कुछ लोगों को हम सिर्फ अनक्लासिफाइड डाटा का दे देंगे। गॉट इट? तो अब इसकी वजह से वो इशू हमारा सॉल्व हो गया कि अगर कोई एचआर का एट्रीब्यूट वाला पर्सन है तो वो तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एसीआर की रिपोर्ट्स भी देख सकेगा, बिकॉज वो डाटा लाई कर रहा है एचआर की फाइल्स में। तो ये क्लियर हो गया मल्टी लेवल कहाँ पे काम आता है, ठीक है? और इसने हमारी उस मसले को देखो, ये एक बदतरीज बेहतरी आ रही है सिस्टम्स में, कि एक आपने मॉडल बनाया, वो बड़ा अच्छा मॉडल था, उसने एक मसले को किल कर दिया, बट उसके अंदर कुछ कमी रह गई थी, वो आइडेंटिफाई हुई तो उसके लिए एक नया मॉडल आ गया। उसने किसी कमी को आइडेंटिफाई किया, किसी वर्क को कम किया, जैसे मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी में काम बहुत करना पड़ता था राइट्स देने के लिए, तो रोल बेस्ड ने उसमें आसानी पैदा कर दी कि थोड़ा से काम में आपने उसी तरह के राइट्स दे दिए। फिर एट्रीब्यूट बेस्ड आया, उसमें कुछ क्लॉज थे ये वाला जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी है, तो वो आपका जो है इस मल्टी लेवल सिक्योरिटी ने सॉर्ट आउट कर दिया। तो यहां तक थे हमारे ये कॉन्फिडेंशियलिटी वाले एक्सेस कंट्रोल के हवाले से, सॉरी कॉन्फिडेंशियलिटी एक्सेस कंट्रोल के मॉडल से, ठीक है? इसके बाद थोड़े से हैं, वो हैं हमारे इंटेग्रिटी के मॉडल, वो करके मेरे ख्याल में हमारी क्लास ओवर हो जाएगी। वैसे ही हमारे पास 5 मिनट रह गए आखिरी, तो हम इसको फटाफट कवर करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। तो इंटेग्रिटी बेस्ड मॉडल, जैसा कि आप सबको पता है कि ये बेसिकली डाटा की इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इसके लिए जो पहला मॉडल है वो बड़ा बीबा सा मॉडल है, इसलिए इसका नाम है बीबा मॉडल, ठीक है? तो बीबा मॉडल की शक्ल सूरत जो है ना, ये मिलती मुलती तो उसी वाले मॉडल से है, किससे? बेल लापाडुला से, लेकिन काम डिफरेंट करता है। वो आपके एक्सेस को कंट्रोल कर रहा होता था इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ये एक्सेस कंट्रोल कर रहा होता है इन टर्म्स ऑफ इंटेग्रिटी, ठीक है? ये क्या कहता है, ये कहता है कि आप जो है किसी भी अपने लेवल ऑफ द क्लासिफिकेशन से ऊपर वाले डाटा को
रीड नहीं कर सकते और नीचे वाले के ऊपर आप राइट नहीं कर सकते। ये बेसिकली इंटेग्रिटी को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मैं हूं ना लेवल 3 के ऊपर, तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन होगी वो किस लेवल की होगी? अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से लेवल 3 की। ठीक है, ये काम इंश्योर कौन कर रहा होगा? वो बेल लापाडूला इंश्योर कर रहा होगा कि मुझे अपने से ऊपर की इंफॉर्मेशन शेयर ना हो रही हो, बिकॉज नो रीड अप था उसके अंदर। सही हो गया ना? अच्छा, अब मेरे पास तो इंफॉर्मेशन आ गई जो लेवल 3 की है। ठीक है, अच्छा, अब अगर वो मैं अपने से नीचे वाले लेवल पे लिख दूंगा, तो क्या वो लेवल 3 पे रहेगी? वो तो लेवल 2 पे चली जाएगी, उसको कोई लेवल 2 का बंदा भी पढ़ सकेगा ना। तो इसकी वजह से इंश्योर करते हैं कि आप जिस लेवल पे हैं उससे निचले वाले लेवल की फाइलों के ऊपर आपका एक्सेस राइटेबल नहीं होता, रीड ओनली होता है। ठीक है, हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अपने से ऊपर वाली लेवल की फाइलों में राइट कर दें। जब आप राइट करेंगे तो वो आपको एक्सेसिबल नहीं रहेंगी, लेकिन वो किसको एक्सेसिबल हो जाएंगी? 4 वाले को हो जाएंगी, वो आपसे ऊपर वाले क्लासिफिकेशन का है। तो 4 के ऊपर लेवल 3 की इंफॉर्मेशन चली जाए, कोई इशू तो नहीं है। लेवल 2 पे लेवल 3 की इंफॉर्मेशन चली जाए, वो इशू है कि नहीं है? है। ठीक है, ये समझ आ गया ना? इसकी वजह से इंटेग्रिटी वाला मॉडल इंश्योर करता है कि आपने नीचे वाले लेवल के ऊपर कोई भी डाटा अपना राइट नहीं करना। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड मोड में आ जाएं, जहां पे इसकी स्टार इंटेग्रिटी रूल इंप्लीमेंट होता है। वहां पे होता है कि आपने बेसिकली राइट डाउन तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो फिर उसमें क्लासिफिकेशन आपके पास वही होनी चाहिए कि जो आप नीचे वाले लेवल पर राइट करते हैं। लेकिन आप इवन ऊपर वाले लेवल के ऊपर भी राइट ना कर सकें। क्यों? कि वही वाली बात है कि लेवल 3 की इंफॉर्मेशन जब आप लेवल 4 पे राइट कर लेंगे तो आपके वो जो एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म है उसमें कोई गड़बड़ आ सकती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ऊपर वाले लेवल के ऊपर तो आपका राइट वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया, चेंज वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया। क्योंकि अगर आप राइट कर सकते हैं ना, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। इसमें ये वाला इशू आया था स्टार वाले में, कि जब आप ऊपर वाले सिस्टम पे राइट करते हैं तो अगर मैं पहली बार कोई इंफॉर्मेशन ऊपर राइट कर रहा हूं फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ऑलरेडी कोई क्लासिफिकेशन 4 की इंफॉर्मेशन ऊपर पड़ी हुई है और मैं उसमें कुछ चेंज कर देता हूँ, राइट करता हूँ, तभी मैं चेंज भी कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि मैं उस इंफॉर्मेशन को जिसका मुझे नॉलेज ही नहीं था मैंने उसको चेंज कर दिया, या मुझे कम नॉलेज था, लेवल 4 पे बैठे हुए लोगों को उसके हवाले से ज्यादा आइडिया था, तो मैंने अपने कम नॉलेज को ही सब कुछ समझते हुए मैंने ऊपर वाली जगह पे ऐसी चेंज कर दी जो कि वहां पे ठीक नहीं थी, तो उन्होंने उसका राइट अप ही खत्म कर दिया। ठीक है, और तीसरा, जब इसकी स्टिंगस इंप्लीमेंटेशन होती है किसी डिफेंस सिस्टम में या किसी हाई फाई किस्म के सिस्टम में, तो वहां पे वो रीड राइट अप एंड रीड राइट डाउन दोनों ही चीजों को खत्म कर देते हैं। उसकी वजह से ये फायदा होता है कि वो सिर्फ अपने लेवल के ऊपर ही इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं, बाकी जगहों पे नहीं। यहां से फिर ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आना शुरू हुई। अब ये वाला सिस्टम था, इसके अंदर मल्टीपल इश्यूज थे कि उन्होंने राइट अप का एक्सेस दिया तो उसने किसी ऐसी फाइल को चेंज कर दिया जिसमें लेवल 4 क्लासिफिकेशन थी, उसने उसमें लेवल 3 वाली चीज डाल दी तो वो गड़बड़ कर गई। ठीक है, तो ये ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट जब शुरू हुई तो उसके ऊपर एक और नया मॉडल आ गया जिसका नाम था क्लार्क विल्सन मॉडल। क्लार्क विल्सन मॉडल ने कहा कि इंटेग्रिटी इंश्योर करने के लिए आप सिंपल सा एक काम करें कि आप अपने डाटा को दो चीजों में चेंज कर दें, दो क्लासेस में क्लासिफाई कर दें। नंबर वन, कंस्ट्रेंट डाटा आइटम्स, और नंबर टू, अनकंस्ट्रेंट डाटा आइटम्स। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर आपने इंटेग्रिटी को इंश्योर रखना है और कुछ में नहीं रखना। ठीक है, अब देखिए, हर चीज के ऊपर आप अपना ये मॉडल्स लगाना शुरू कर देंगे तो कुछ इंफॉर्मेशन तो ऐसी भी होंगी ना, जैसे आपकी फॉर एग्जांपल पॉलिसीज हैं इसकी, कॉमसेट्स की, ये आप सबको पता होनी चाहिए, होनी चाहिए, ये पब्लिक है। इनको भी आप क्लासिफिकेशन के मॉडल में डाल दें, वहां से घुमाएं फिराएं, तो ये तो फॉर्म खा का आपका भी टाइम जाया हो रहा है और मसले भी खड़े हो रहे हैं। तो व्हाई नॉट टू क्लासीफाई देम एज ए अनकंस्ट्रेन्ड डाटा आइटम्स, की तो अनकंस्ट्रेन्ड डाटा आइटम है, इनको जो भी एक्सेस करता है ना, कोई इनको ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है, बस उनको इसको रीड करने दो, कुछ भी करने दो, राइट भी करने का एक्सेस अफोर्ड भी करने दो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो है कंस्ट्रेन्ड डाटा आइटम्स, तो कंस्ट्रेन्ड डाटा आइटम के ऊपर आपने इंटेग्रिटी इंश्योर करनी है। और वो कैसे करनी है? आपने दो प्रोसेस इसके अंदर ऐड कर देने। कौन कौन से? नंबर वन है इंटेग्रिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ठीक है, तो जो कंस्ट्रेंट डाटा आइटम है उनके लिए ये दोनों काम करेंगे, और जो अनकंस्ट्रेंट डाटा आइटम है उनके ऊपर आपका पब्लिक एक्सेस होगा। तो उसके लिए आपको आपने काफी सारे डाटा को अपनी उस डोमेन से
बाहर निकाल दिया। ठीक हो गया। अच्छा, आप लोग ऐसे करें बेटा, एक कोई बच्चा पेज निकाल ले और मुझे वो अटेंडेंस अटेंडेंस जो है ना वो लिख के दे दे, क्योंकि अभी तक यहाँ इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हुई नहीं है, तो मैं आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस मार्क कर नहीं सकता। ठीक है, तो एक पेज पे आप सारे जो हो ना वन बाय वन लिख दो, और कोशिश करना कि अपनी लिखना, किसी दोस्त सहेली की ना लिख लेना साहब। अच्छा, ये कैसे काम कर रहा होता है इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारा आखिरी मिनट चल रहा है। उसके बाद हम इसको यहाँ पे रोक देंगे, और नेक्स्ट मॉडल्स को हम अपनी लैब वाली क्लास के शुरू वाले हिस्से में डिस्कस करेंगे। ठीक। अच्छा, ये ऐसे काम कर रहा होता है कि वही वाली बात है कि जो आपका अनकंस्ट्रेंड डाटा है उसके लिए तो आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो तो ओपन है, आप उसको जैसे मर्जी रीड करें, राइट करें, वट कोई इशू नहीं है। और जो कंस्ट्रेंट डाटा आइटम है उसको अगर आप डायरेक्टली रीड या राइट करने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो एक्सेस की रिक्वेस्ट है वो डिनाई हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?